दोस्तों गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे स्प्रिंग बूट के अंदर वेब सर्वर काम करता है और कैसे आप लोग एपीआईज बना सकते हो स्प्रिंग बूट के अंदर। हम पूरा सीखेंगे कैसे आप लोग एपीआईज बनाओगे, कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करोगे और साथ में कैसे आप एक इंडस्ट्री ग्रेड एपीआईज बना सकते हो स्प्रिंग बूट के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपकी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता कि वेब सर्वर इंटरनली कैसे काम करता है। राइट, डिस्पैचर सर्वलेट, टॉमकैट, एचटीटीपी मैसेज कन्वर्टर, ये सब चीजें होती क्या है, यूजर्स को यही नहीं पता होता। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से समझ रहे होंगे और साथ में आज हम बात करेंगे कैसे एपीआईज बना सकते हो, तो अपनी डेवलपमेंट की जर्नी में भी आप आगे बढ़ पाओगे जावा के अंदर। अगर बिल्कुल बिगनर हो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि आज एकदम बिगनर फ्रेंडली तरीके से ये सारी बातें होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपीआईज होती क्या है। ठीक है, अगर बिल्कुल बिगनर से चलना है तो पहले हम बात करेंगे एपीआईज होती क्या है। तो देखो यार, पुराने जमाने में जो कंपनीज होती थी ना, हम बात करते हैं इंटरनेट से पहले की। ठीक है, आराम से बात करेंगे। एक काम करो, अभी के अभी जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, पूरा का पूरा समझा रहा हूँ क्योंकि मैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेट से पहले के ज़माने की, तो उस टाइम पर किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी यूज़र को कुछ सर्विस अपनी देनी है या फिर कोई भी सामान देना है, गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली, तो उसके लिए फिजिकल लोकेशन पर जाना पड़ता था। अब लेकिन क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, तो इस इंटरनेट की हेल्प से आप लोग ये गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन अपने पास बिना उस फिजिकल लोकेशन पर जाए लेके आ सकते हो, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, आपके पास इंटरनेट आ चुका है। अब इस इंटरनेट में आपको कुछ चाहिए, सर्वर जो कि उस रिक्वेस्ट को, जो भी क्लाइंट है उनकी रिक्वेस्ट को सर्व कर पाए। क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स चाहिए, तो आपको उसकी रिक्वेस्ट को सर्व करना है, तो इंस्टाग्राम जो कि कंपनी है, उसको सर्वर बैठाने पड़ेंगे अपने, और उन सर्वर्स को इंटरनेट के ऊपर ही रखना पड़ेगा। यूजर्स इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर को हिट करेंगे और वहां से इंस्टाग्राम की वो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, है ना, इंस्टाग्राम अपना ओपन करते हैं, ये रील्स चलाना चाहते हैं, ये रील्स की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ये सर्वर यहाँ से रिस्पॉन्स भेजेगा, ये ढूंढेगा, पहले तो अपने डेटाबेस में कॉल करेगा। ठीक है, वहाँ से ये रिस्पॉन्स लेके आएगा और रिस्पॉन्स भेजेगा। ये जो भी आदान प्रदान हो रहा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, ये सब हो रहा है एपीआईज के थ्रू। ठीक है, एपीआईज का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बेसिकली बस एक इंटरफेस है, जैसे दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना तो बीच में एक इंटरफेस चाहिए होता है, सेम टू सेम वही यहाँ पर एक इंटरफेस है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और सर्वर के अंदर वो एक लैंग्वेज, एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, सो दैट आप कुछ ना कुछ बिजनेस लॉजिक को रन कर सको, है ना। तो ये सर्वर यहाँ पे बनाना पड़ता है। स्प्रिंग बूट के अंदर ये सर्वर बनाना बड़ा आसान काम है। तो आज हम यही जानेंगे कि ऐसा आप स्प्रिंग बूट के अंदर ये सर्वर बना सकते हैं और साथ में कैसे आपकी एपीआईज बना सकते हैं, सो दैट क्लाइंट्स जो हैं, अब ये वेब एप्लीकेशन हो सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकते हैं, ये जो क्लाइंट्स हैं इन एपीआईज के थ्रू आपके सर्वर की रिक्वेस्ट को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सर्वर और एपीआईज बनाना आज हम सीखने वाले हैं, और ये होता है आपका एमवीसी आर्किटेक्चर के थ्रू स्प्रिंग बूट के अंदर। एमवीसी क्या होता है भैया? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक डिजाइन पैटर्न है जिसके थ्रू अगर आप कोड करते हो तो कोड आपका बड़ा ही स्केलेबल बनता है, आपका एक दूसरे में उलझता नहीं है। ठीक है, अगर तीन लोग हैं और तीनों के तीनों एक दूसरे के काम में उलझ रहे हैं तो तीनों ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं पे अगर तीनों को अपना अपना काम दे रखा है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, तो तीनों के तीनों आराम से एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर सकते हैं। उसी के लिए आपका एमवीसी आर्किटेक्चर होता है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर देखता है भाई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है वो, है ना, सबसे पहला एंट्री पॉइंट कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर रिक्वेस्ट को चेक करता है कि ये वैलिड रिक्वेस्ट है कि नहीं है, उसके बाद इसको राउट करता है जहां भी इस रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा। ठीक है, हैंडलर के पास। हैंडलर क्या करता है? हैंडलर बात करता है डेटाबेस से, और डेटाबेस से डेटा लेके आता है और मॉडल्स के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो ये मॉडल के अंदर स्टोर किया इसने डेटा को। उसके बाद इस डेटा की हेल्प से कुछ ना कुछ व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डेटा अगर आपको भेजना है यूज़र को तो किसी न किसी फॉर्म में भेजना पड़ेगा, जिससे कि वो यूज़र उस डेटा को समझ पाए, है ना। आप हो सकता है HTML की फॉर्म में भेजो, आप हो सकता है XML की फॉर्म में भेजो, आप हो सकता है JSON की फॉर्म में भेजो, किसी भी तरीके से आपको ये डेटा भेजना होगा तो वहाँ पर फिर ये व्यू बनाया जाता है। ट्रेडिशनली HTML बनाया जाता था, बट आजकल हम देखते हैं कि JSON वगैरह भी आप बना सकते हो। ठीक है, बड़े इजीली। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्स फिर यूजर को भेजते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं आप, व्यू, मॉडल, कंट्रोलर, यही होता है आपका एमवीसी आर्किटेक्चर। इसके थ्रू आपके सेपरेशन ऑफ कंसर्न मैनेज रखते हैं। आपका एक एंटिटी होती है आपकी, या फिर क्लास कह लो, आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रिक्वेस्ट। वहीं पे आपका एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि आपका मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक लेके आएगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और मॉडल को क्रिएट करेगा। ठीक है, उस मॉडल की हेल्प से कुछ ना कुछ व्यू बनाना है आपको, हो सकता है HTML बनाना है या फिर आपको JSON बनाना है, तो वो यहाँ पर आता है और उसके बाद फिर यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाता है यूज़र के पास। ये होता है आपका एमवीसी आर्किटेक्चर। इसको जब हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही स्केलेबल एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। और स्प्रिंग बूट के अंदर भी एक स्प्रिंग एमवीसी नाम का फ्रेमवर्क है, मिनी फ्रेमवर्क है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के अंदर आता है। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग एमवीसी ऑलरेडी
आता है स्प्रिंग बूट वेब डिपेंडेंसी के अंदर, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ट्रेडिशनली आप स्प्रिंग बूट एमवीसी के थ्रू HTML पेजेस बना रहे होते थे, ठीक है। आजकल हम JSON रिटर्न करते हैं, लेकिन पहले पहले आप लोग JSP के थ्रू HTML पेजेस जनरेट कर पाते थे स्प्रिंग बूट के अंदर, और उसके लिए आप स्प्रिंग एमवीसी यूज़ करते थे। जरा समझ लेते हैं स्प्रिंग एमवीसी ट्रेडिशनली कैसे काम करता था। आज आपको ज़्यादातर चीज़ें इसमें से समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आजकल ये देख रहे इतनी सारी चीज़ें जो हैं अब वैलिड नहीं हैं। अगर हम बात करें REST APIs के बारे में, मोस्टली आप REST APIs ही बना रहे होंगे, और इवन आज के सिलेक्शन में हम REST APIs की बात करने वाले हैं। बट ट्रेडिशनली इसकी हेल्प से आप लोग HTML जनरेट कर पाते थे। काम कैसे होता था? तो वेल रिक्वेस्ट जो आती थी ना, वो सबसे पहले आती थी डिस्पैचर सर्वलेट के पास। ये सीधा कंट्रोलर के पास नहीं जाती थी, सबसे पहले आती थी डिस्पैचर सर्वलेट के पास। ये डिस्पैचर सर्वलेट बेसिकली एक सर्वलेट है, और इसका काम है रिक्वेस्ट को लेना, और उसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हैंडलर को ढूंढना, और उस हैंडलर को रिक्वेस्ट को भेज देना, ठीक है। तो ये हैंडलर मैपिंग करता था, ढूंढता था कौन सा वाला हैंडलर है जो कि इसको हैंडल कर पाएगा। उसके लिए कंट्रोलर्स बने होते हैं आपके स्प्रिंग बूट के अंदर। ये सब कोड के अंदर बड़े आराम से समझ में आने वाला है आपको, डोंट वरी, ठीक है। अब उस कंट्रोलर को फिर इसने रिक्वेस्ट भेजी, वो कंट्रोलर फिर अपना बिजनेस लॉजिक यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर मॉडल वगैरह बनाया जाएगा आपका, और यहाँ से देखो जब पूरा का पूरा सर्विस हो गया, डेटाबेस से डेटा लेके आ गए, बिजनेस लॉजिक की हेल्प से उस डेटा को चेक किया, और साथ में सब कुछ बना के आपने अपना मॉडल यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब जब आपका मॉडल बन चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका व्यू रिजॉल्वर का। यहाँ पर ये व्यू रिजॉल्वर चेक करता है कि मुझे किस टाइप का व्यू बनाकर भेजना है यूज़र को। अब यहाँ पर हो सकता है HTML भेजना हो या फिर XML भेजना हो, तो उस तरीके से आपका व्यू बनाया जाता है। ये व्यू रिजॉल्वर क्या करता है, ये व्यू एंटिटी के पास जाता है, और ये मॉडल की हेल्प से एक व्यू जनरेट करता है, ठीक है। हो सकता है HTML पेज जनरेट कर रहा हो, और उसके बाद यहाँ से ये रिस्पॉन्स भेज देता है उस HTML पेज को, सो दैट आपका जो ब्राउज़र है या फिर जो भी क्लाइंट है, उस क्लाइंट पर वो पेज जो है वो शो हो सके, ठीक है, वो डेटा शो हो सके। तो ये होता है आपका MVC आर्किटेक्चर। इसको फॉलो करते हैं तो आप बड़ी स्केलेबल, बहुत सारी APIs, बहुत सारी टीम मेंबर्स आराम से बना सकते हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में उलझेगा नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल इन सब चीज़ों को देख के डरने की जरूरत नहीं है कि भैया ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैंडलर, मैपिंग, कंट्रोलर, ये सब इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, क्योंकि हम आज की डेट में रिएक्ट एप्लीकेशन या फिर अलग कोई एंगुलर फ्रेमवर्क या फिर कुछ अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने फ्रंट एंड्स के लिए, और बैक एंड के लिए सिर्फ REST APIs के लिए हम अपने बैक एंड को यूज़ कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वो ट्रेडिशनली होती थी, अब ऐसा नहीं होता है काम। अब क्या होता है, तो वेल अब आपका जो कंट्रोलर होता है, ये व्यू नेम का यूज़ करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अब व्यू तो बनना नहीं है, ठीक है। आपको JSON रिटर्न करना है आपका अभी भी, लेकिन ये सारा काम होगा आपका डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू। रिक्वेस्ट ली जाएंगी, हैंडलर मैपिंग के थ्रू ढूंढा जाएगा कौन से वाले हैंडलर को ये रिक्वेस्ट पहुंचानी है। उसके बाद कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, कंट्रोलर अपना सर्विस से बात करेगा, ये सर्विस आपकी रिपोजिटरी से बात करेगी, रिपोजिटरी से डेटा आएगा, मतलब रिपोजिटरी आपकी डेटाबेस से बात करेगी, यहाँ से डेटा आएगा, और फिर यहाँ पर वो डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बाद उस डेटा को भेजा जाएगा यहाँ पर मॉडल के पास। उसके बाद आपको अब ये 6th स्टेप ये पूरा स्किप हो जाता है व्यू रिजॉल्वर का, बिकॉज ये नीडेड नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ से REST APIs का JSON डेटा आपको यहाँ से रिटर्न करना है, और साथ में व्यू की यहाँ पर रिक्वेस्ट, व्यू आपका रिप्लेस हो चुका है HTTP मैसेज कन्वर्टर से फॉर JSON सीरियलाइजेशन। बिकॉज अब आपका जो यहाँ पर मॉडल बना, ठीक है, ये आपका है जावा मॉडल, जावा का ऑब्जेक्ट। इस जावा ऑब्जेक्ट को आपको JSON में कन्वर्ट करना है। JSON क्या होता है भैया, JSOन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। उस ऑब्जेक्ट को आपको JSON में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास होते हैं HTTP मैसेज कन्वर्टर। ये मोस्टली आप जैक्सन लाइब्रेरी होती है जो ऑलरेडी आती है स्प्रिंग वेब के साथ, उसकी हेल्प से आप कर पाते हो, और फिर आप यहाँ से रिस्पॉन्स में अपना JSON रिटर्न कर रहे होते हैं। ये सब कुछ हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली इसको इस क्लास के अंदर। बट हाँ, आजकल ऐसे काम हो रहा होता है, ठीक है। व्यू रिजॉल्वर नहीं है, व्यू नेम नहीं है, कोई व्यू नहीं है, आप HTTP मैसेज कन्वर्टर की हेल्प से JSON सीरियलाइजेशन कर रहे होते हो, ठीक है। बेसिकली अपने मॉडल को JSON में कन्वर्ट कर रहे होते हो। अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बढ़िया स्लाइड बनाई है, ये पूरा का पूरा मेरा खुद से हैंड रिटन है, जिसमें आपको सब कुछ बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, टॉमकैट सर्वर के पास जाती है। सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट के पास नहीं जाती है, यहाँ पर मैंने देखा था डिस्पैचर सर्वलेट के पास जा रही है, लेकिन ये डिस्पैचर सर्वलेट इज नॉट केपेबल इनफ टू सर्व HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एक डिस्पैचर सर्वलेट कंटेनर के अंदर काम करता है, सर्वलेट कंटेनर के अंदर, विच इज द टॉमकैट सर्वर, ठीक है। टॉमकैट सर्वर हमारा वेब सर्वर की तरह यहाँ पे काम करेगा, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को लेके आएगा। ये टॉमकैट सर्वर आपका जावा के अंदर बना हुआ है, और ये अपने आप ही स्प्रिंग बूट जो है, स्प्रिंग बूट कम्स एम्बेडेड विद द टॉमकैट सर्वर, जो कि अभी हम देखेंगे कोड के अंदर भी। स्प्रिंग बूट के अंदर टॉमकैट सर्वर आता ही है अपने आप। तो ये टॉमकैट सर्वर जो है ये HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए केपेबल है। अब उसके बाद जब टॉमकैट सर्वर के पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, डिस्पैचर सर्वलेट को ये भेज देता है रिक्वेस्ट, ठीक है।
और ये डिस्पैचर सर्वलेट क्या करता है, ये अपनी राउटिंग और डिस्पैचिंग करता है। तो ये बेसिकली कुछ काम करता है यहाँ पर, जरा इन कामों को समझते हैं क्या काम करता है। सबसे पहला काम तो ये करता है, इट क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दो ऑब्जेक्ट बना देता है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट का जो भी डेटा होता है वो जावा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आता है, काफ़ी सारा बॉडी आती है, इसके अंदर हेडर आता है, ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर पैराम्स आते हैं, वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं आपके HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और साथ में ये HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स भी यहीं कहीं बना देता है, सो दैट बाद में जब रिस्पॉन्स जा रहा हो तो इसी सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर ही डेटा अपेंड कर सके और भेज सके टॉमकैट के थ्रू, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद इट देन डेलीगेट्स द रिक्वेस्ट टू हैंडलर मैपिंग। तो यहाँ पर हम मल्टीपल टाइप की मैपिंग बना सकते हैं, हैंडलर मैपिंग कहते हैं उनको। तो ये डिस्पैचर सर्वलेट का काम होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग हैंडलर मैपिंग को भेजा जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी प्रोफाइल का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं प्रोफाइल की API कॉल करूँगा, तो ये डिस्पैचर सर्वलेट का काम है कि वो प्रोफाइल की कॉरेस्पॉन्डिंग सर्विस को मेरा डेटा भेजा जाए, मेरी API कॉल भेजी जाए। वहीं पे कल को अगर मैं लॉगिन की रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये लॉगिन की कॉरेस्पॉन्डिंग जो हैंडलर मैपिंग होगी उस हैंडलर को ये भेज देगा। तो हैंडलर मैपिंग होती है यहाँ पे, सो दैट हम कॉरेस्पॉन्डिंग हैंडलर को रिक्वेस्ट भेज सकें, सो दैट वो हैंडलर अपना बिजनेस लॉजिक रन कर सके। उसके बाद द कंट्रोलर मेथड इज इन्वोक्ड। वो जो हैंडलर होता है ये बेसिकली कंट्रोलर और हैंडलर एक ही बात है स्प्रिंग बूट के अंदर। तो यहाँ पर कंट्रोलर का वो मेथड जो हैंडलर है वो वहाँ पर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर लेता है हैंडलर्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, ये सब कुछ यहाँ पर एक कंट्रोलर संभालेगा। तो कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर देखता है सबसे पहले वैलिडेशन, कि अगर कोई फॉर्म इनपुट आ रहा है तो उस फॉर्म को चेक करेगा वैलिड है कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन करता है ये कि जो रिक्वेस्ट आ रही है ये एक्चुअल यूज़र से आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक फिर यहाँ पर रन करता है और डेटाबेस से बात करता है, सो दैट वो मॉडल को क्रिएट कर सके, ठीक है। तो एक कंट्रोलर काम है पूरा मॉडल क्रिएट करने का। उसके बाद जो मॉडल है वो जाता है HTTP मैसेज कन्वर्टर के पास, जिसका काम होता है JSON सीरियलाइजेशन, जिसका काम होता है वो जो मॉडल बना है यहाँ पर जावा के अंदर जो मॉडल बना हुआ है उसको JSON में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हैं तो उसको भी JSON में कन्वर्ट करना, तो बहुत सारा काम करना होता है यहाँ पर। तो ये सारा काम JSON सीरियलाइजेशन का जो काम होता है ये HTTP मैसेज कन्वर्टर के थ्रू होता है, जो कि एक लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जैक्सन लाइब्रेरी, उसके थ्रू हो रहा होता है ये, ठीक है। अब जब यहाँ से JSON बन जाता है तो ये JSON फिर जाता है आपका टॉमकैट सर्वर के अंदर। एक्चुअली सबसे पहले जाता है ये HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर, और रिस्पॉन्स की बॉडी वगैरह बन के फिर ये टॉमकैट सर्वर के थ्रू होते हुए JSON रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। ये सब का सब आप देखोगे कोड के अंदर बड़ी आराम से समझ में आने वाला है। तो अगर ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली जानना है तो एक काम करते हैं, सीधा कोड के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो कोड में जाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे start.spring.io के अंदर। यहाँ से हमें अपना स्प्रिंग इनिशियलाइजर बनाना है। तो प्रोजेक्ट हम चूज़ करेंगे मेवन, यहाँ पर लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे जावा, स्प्रिंग बूट हमारा वर्जन लेटेस्ट हम चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर हम अपना ग्रुप डालेंगे। यहाँ पर आप बताओगे अपनी ईमेल आईडी या फिर कंपनी का जो भी URL है। तो मैं यहाँ पे com.codingshuttle.youtube डालूंगा। बाकी कोडिंग शटल के ऊपर हमारा स्प्रिंग बूट का जो 0 to 100 कोर्स है उसके अंदर ये सब चीज़ें मैंने और ज़्यादा एक्सटेंसिवली आपको समझा रखी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको एक लेक्चर में समझा रहा हूँ वहाँ पे मैंने वो 3-4 अलग अलग लेक्चर्स के अंदर सेग्रीगेट करके बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। और भी इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप समझ सकते हैं, माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर, काफका, जो कि आपको हेल्प करेंगे एक बढ़िया डेवलपर बनने के लिए। तो गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। इसी के साथ अब जरा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया यूट्यूब, आर्टिफैक्ट नेम हम चूज़ कर लेते हैं लर्निंग रेस्ट APIs। तो आज हम बनाने वाले हैं रेस्ट APIs, ठीक है। रेस्ट के अलावा भी और भी डिफरेंट टाइप की APIs होती है, लेकिन रेस्ट जो होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ये जो APIs होती हैं ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड APIs हैं, ठीक है। सोप API हो गई या फिर आपकी GraphQL APIs हो गई, मल्टीपल डिफरेंट टाइप की APIs होती हैं, बट रेस्ट आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड APIs आउट देयर। तो ये हमारा आर्टिफैक्ट नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। उसके बाद हमारा पैकेज नेम भी यहाँ पर बन चुका है, और हम पैकेजिंग में जार चूज़ करेंगे और जावा वर्जन 21 ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं एक वेब डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी, जिसके अंदर आप देख रहे हो आप बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग MVC यूजेस अपाचे टॉमकैट एज द डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। तो वो जो मैं बात कर रहा था ना कि डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो एक कंटेनर के अंदर काम करता है, और अपाचे टॉमकैट जो है वही वो एक कंटेनर जो कि जावा के अंदर लिखा गया है। तो ये टॉमकैट हम कंटेनर यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, और स्प्रिंग MVC भी इसके अंदर अपने आप आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। साथ में मैं यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी ऐड करना चाहूँगा विच इज़ कॉल्ड लॉम्बॉक डिपेंडेंसी। ये जावा एनोटेशन लाइब्रेरी है जिसके अंदर एनोटेशन के अंदर ही आप खेल जाते हो, और एनोटेशन की हेल्प से आपको काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़ता है।
तो इट्स अ लाइब्रेरी विच हेल्प्स टू रिड्यूस बॉलर प्लेट कोड, इसको हम समझेंगे साथ ही में। तो स्प्रिंग वेब और लॉम्बॉक डिपेंडेंसी फिलहाल के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, आगे मैं इसके अंदर 3-4 और डिपेंडेंसीज होंगी जो बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो इसको हम जनरेट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर ये जिप फाइल जनरेट हो चुकी है। इस फाइल को आपको अनजिप करना है और ओपन करना है अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। यहाँ पर मैंने अपना स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर ओपन कर लिया है। तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि समझ में ना आ रहा हो, है ना। लेकिन अगर अभी भी कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको कुछ इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है, तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछो मेरे से, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक APIs बनानी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैकेज बनाऊँगा जिसका नाम मैं करूँगा कंट्रोलर, ठीक है। मैं अपने यहाँ पे कंट्रोलर को अलग करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम एक 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे होंगे। वो जो हमने MVC देखा था ना, उस MVC के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम एक 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे होंगे, जिसकी मैं अभी बात करूँगा। तो सबसे पहले लेयर होगी हमारी कंट्रोलर, उसके बाद एक और लेयर होगी जिसका नाम होता है सर्विस लेयर। इस सर्विस लेयर के अंदर हम अपना बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो हमने बात की थी कि मॉडल, है ना, मॉडल आपका बन रहा होता है, तो मॉडल जो बनता है वो आपका सर्विस लेयर के अंदर बन रहा होता है, जिसके अंदर हम ये जो सर्विस लेयर है ये एक और लेयर का यूज़ कर रही होती है विच इज़ कॉल्ड द डेटा एक्सेस लेयर, या फिर परसिस्टेंस लेयर भी हम कह सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे बनाओगे एंटिटी, ठीक है। तो ये 3 लेयर है आपके पास, नॉट द एंटिटी, एक्चुअली इट्स कॉल्ड रिपोजिटरी। तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ पैकेज कॉल्ड रिपोजिटरी। यहाँ सबसे पहले हो गई हमारी कंट्रोलर लेयर। कंट्रोलर लेयर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी, उसके बाद ये अपना मॉडल क्रिएट करेगा। मॉडल क्रिएट करने के लिए ये यूज़ करेगा सर्विस का। सर्विस इंटरनली रिपोजिटरी और एंटिटी का यूज़ करेगी जिससे ये मॉडल जनरेट कर सके, और फिर उस मॉडल को ये भेज देगी वापस कंट्रोलर के पास। फिर ये कंट्रोलर जो है वो व्यू या फिर जेसॉन बना पाएगा, ठीक है। HTTP मैसेज कन्वर्टर की हेल्प से ये जेसॉन बना के रिटर्न कर पाएगा। तो ये सब हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस बना लिए हैं, सो दैट हमारा जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा हो, जैसे जैसे इसके अंदर और APIs जुड़ती जाएँ, हमारा प्रोजेक्ट मैनेज करना आसान हो जाए, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ विच इज़ 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर। हमने MVC की बात की, लेकिन इसी के साथ ही एक 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर की भी बात करना चाहूँगा विच सेज कि आपका जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जो आप बना रहे हो, इसके अंदर आपकी 3 लेयर होंगी। सबसे पहले होगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हम कहते हैं यूजुअली कंट्रोलर। उसके बाद आपकी होगी एक सर्विस लेयर, ठीक है। जरा बात करते हैं। सर्विस लेयर का काम होगा आपका सारा बिजनेस लॉजिक लिखना है यहाँ पे, और सर्विस लेयर बात करेगी किससे, सर्विस लेयर बात करेगी एक और लेयर से विच इज़ कॉल्ड डेटा एक्सेस लेयर, या फिर परसिस्टेंस लेयर आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। परसिस्टेंस लेयर या डेटा एक्सेस लेयर कह सकते हैं। तो ये 3 लेयर्स में आपका काम होता है। आपकी जो यूजुअली रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, ठीक है, यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट जो आती हैं, ये क्लाइंट रिक्वेस्ट यूजुअली आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के पास आती है ना। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर से आप बात करते हो सर्विस लेयर से, ठीक है। इसके बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो हो रहा होता है विद समथिंग कॉल्ड DTO, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं DTO का। ये नॉर्मल जावा क्लासेस होती हैं जिसके थ्रू आप डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर से सर्विस लेयर के अंदर भेज सको। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको एक यूज़र क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, या फिर नया स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो स्टूडेंट का डेटा क्लाइंट जो है वो भेजेगा फॉर्म वगैरह के अंदर इनपुट करके कि नाम ये है, रोल नंबर ये है, क्लाइंट ने वो सब भेजा। तो उसके बाद वो जो डेटा है जो भी इस क्लाइंट ने भेजा, वो डेटा जो सर्विस लेयर को पास ऑन होगा तो वो DTO के थ्रू ही पास ऑन होगा, ठीक है। सर्विस लेयर इस DTO का यूज़ करके अपना बिजनेस लॉजिक रन करेगी, और जो यहाँ से यहाँ डेटा का आदान प्रदान होता है वो होता है आपका एंटिटी के थ्रू, ठीक है। एंटिटी के थ्रू, एंटिटी कह लो या फिर मॉडल कह लो, एक ही बात है। ये परसिस्टेंस लेयर जो है ना, ये आपकी डेटाबेस से बात करती है। तो यहाँ पे अगर हम एक डेटाबेस लेके आएँ तो यहाँ से यहाँ पर तो होती है आपकी टेबल्स, है ना। हो सकता है SQL डेटाबेस हो या फिर NoSQL डेटाबेस हो, MongoDB वगैरह किसी भी टाइप का डेटाबेस हो सकता है। तो परसिस्टेंस लेयर जो है वो डेटाबेस से डेटा लेके आएगी और उस डेटा को यहाँ पर भेजेगी। तो इसको एंटिटी फॉर्म में ये डेटा को भेजेगी। उसके बाद यहाँ से ये इस डेटा को एंटिटी फॉर्म में ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद जब इसको वापस भेजना होगा डेटा, तो अगेन ये DTO फॉर्म में भेजेगा इस डेटा को, ठीक है। तो सर्विस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में जब बात होती है तो DTO की फॉर्म में होती है, और यहाँ पर सर्विस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में जब बात होती है तो एंटिटी की फॉर्म में हो सकती है और साथ में DTO की फॉर्म में भी हो सकती है। बेसिकली ये 3 लेयर आर्किटेक्चर बनाने का फ़ायदा ये है कि अगेन सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, और दूसरा आपकी जो एंटिटीज़ हैं ये हमने प्रेजेंटेशन लेयर पे एक्सपोज नहीं कर रखी हैं, सो दैट कोई भी बंदा बाहर का जो है वो हमारा देख नहीं पा रहा डेटाबेस किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, डेटाबेस में किस तरीके से आपने चीज़ें स्टोर किया, बिकॉज ये चीज़ें इनकैप्सुलेट रहनी चाहिए। डेटाबेस का स्कीमा जो है वो इनकैप्सुलेट रहना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंट टाइप के अटैक होने का खतरा रहता है।
तो ये सब चीज़ें आपने एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दी हैं। यहाँ से जब डेटा भेजना होता है प्रेजेंटेशन लेयर से क्लाइंट को जब भेजना होता है, तो यहाँ से ये डी को ही जेसॉन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से तो डी मिल गया इसको, उसके बाद ये इसको कन्वर्ट करेगा जेसॉन में, तो ये जेसॉन में इस डी को कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स भेज देगा प्रेजेंटेशन लेयर। तो आई होप ये पूरा पूरा लेयर समझ में आ रहा होगा। इसी लेयर को बनाने के लिए ही मैंने यहाँ पर इतने सारे पैकेजेस बनाए हैं। अब जरा कुछ एक्चुअल कोड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाना सीखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को कैसे आप मैनेज कर सकते हो एक कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कंट्रोलर ये हो गया। स्टूडेंट कंट्रोलर बेसिकली हेल्प करेगा स्टूडेंट रिलेटेड सारी एपीआईज बनाने में। तो यहाँ पर हमारा वो कंट्रोलर बनेगा, इसके अंदर हम सारी एपीआईज बना रहे होंगे अपनी। तो सबसे पहले इसका अगर हमें बीन बनाना है और उसका बीन हम चाहते हैं स्प्रिंग बूट हैंडल करे, तो उसके लिए यहाँ पर हम कुछ स्टीरियोटाइप एनोटेशन दे रहे होंगे। और क्योंकि ये कंट्रोलर है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रेस्ट कंट्रोलर नाम की एनोटेशन दे रहे होंगे। ठीक है, एक होती है एनोटेशन आपकी कंट्रोलर नाम की भी। ये देखो रेस्ट कंट्रोलर के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो ये कंट्रोलर ऑलरेडी है और साथ में रिस्पॉन्स बॉडी भी है। तो जो रेस्ट कंट्रोलर है ये दो एनोटेशन से मिलकर बना है और वो दोनों एनोटेशन ये रही, कंट्रोलर और रिस्पॉन्स बॉडी। कंट्रोलर की हेल्प से आप लोग कंट्रोलर बना सकते हो जो कि हैंडलर मैपिंग करने में काम में आता है। और रिस्पॉन्स बॉडी बेसिकली बता रहा है कि यहाँ से जो रिस्पॉन्स रिटर्न होगा वो जेसॉन फॉर्म में रिटर्न होगा, ना कि HTML फॉर्म में रिटर्न होगा। ठीक है, सो दैट यहाँ पर जो जो HTTP मैसेज कन्वर्टर है वो इस रिस्पॉन्स को जेसॉन में कन्वर्ट करके ईजिली यहाँ से भेज पाए, है ना। अदरवाइज प्रीवियसली जो आपका MVC आर्किटेक्चर होता था उसके अंदर आप यहाँ पे कंट्रोलर लिख रहे होते थे जब हमें यहाँ से JSP के थ्रू HTML रिटर्न करना होता था। बट अब क्योंकि हम यहाँ से JSON रिटर्न करेंगे इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर लिख रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर का जो बीन है ये अपने आप ही स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा, हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर हमें API बनानी है ना। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर बनाऊँगा @get मैपिंग। तो अब यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप की मैपिंग बनानी होती है। मैं पहली मैपिंग बना रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड गेट मैपिंग। इसका मतलब गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। रेस्ट के अंदर, रेस्ट API के अंदर मल्टीपल टाइप की रिक्वेस्ट होती है आपकी। गेट होती है, पुट होती है, पोस्ट होती है, डिलीट होती है, पैच होती है, मल्टीपल टाइप की APIs होती हैं। और आज हम ये सारी API समझने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर। पहले स्टार्ट करते हैं गेट के साथ, बट पोस्ट, पुट, पैच, अपडेट, डिलीट ये सब हम समझ रहे होंगे इस एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो गेट मैपिंग के अंदर हम यहाँ पर API बनाते हैं /student और फिलहाल के लिए बस /student रखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें एक मेथड बनाना होगा। तो पब्लिक और यहाँ से मुझे रिटर्न करना है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट रिटर्न कर दूंगा स्टूडेंट। और मुझे इसके लिए स्टूडेंट चाहिए होगा। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा मुझे, या तो मैं एंटिटी बना सकता हूँ या फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं DTO बनाऊँगा एक। तो मुझे एक पैकेज बनाना चाहिए यहाँ पर, लेट्स क्रिएट अ पैकेज कॉल्ड DTO। और इसके अंदर मैं बनाऊँगा स्टूडेंट DTO। ये DTO आपको याद आ रहा होगा, ये DTO हम यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर से भेजते हैं सो दैट ये JSON में कन्वर्ट हो सके। ये JSON में कन्वर्ट करने का काम अपने आप स्प्रिंग बूट कर लेगा जैक्सन की हेल्प से। बट हाँ, यहाँ से हम DTO ही रिटर्न करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर से। तो वही मैं DTO यहाँ से रिटर्न करूँगा। तो ये मेरा स्टूडेंट DTO है और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ जो भी स्टूडेंट को चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, सबसे पहले एक ID डाल देते हैं इसके अंदर, प्राइवेट लॉन्ग ID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये 3 फील्ड इसके अंदर रख रहा हूँ और ये चीज़ें यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें गेटर्स एंड सेटर्स और साथ में कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हम काम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं हम ऐसे करके, और एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना हो, सेलेक्ट नन, है ना। और इसके साथ ही हमें गेटर्स एंड सेटर्स बनाने होंगे, तो हम बना सकते हैं इन सभी के। तो इस तरीके से गेटर्स एंड सेटर्स भी बन चुके हैं। बट आप चाहो तो ये सारा कोड ना लिखो और एक एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड @data एनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको बस लिखना है @data एनोटेशन। और ये डेटा एनोटेशन आ रही है आपकी लॉन्गबॉक्स से। ये डेटा एनोटेशन क्या करेगी, ये जो भी कोड मैंने लिखा था वो होता है बॉयलर प्लेट कोड, ये सब कुछ इसने रिप्लेस कर दिया है इस एक एनोटेशन से। तो ये अपने आप ही क्लास फाइल के अंदर ये सब चीज़ें बना लेगी। जब इसका बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, क्लास फाइल बनेगी, तो अपने आप ही आप देखोगे गेटर्स एंड सेटर्स, हैश कोड, इक्वल्स और कंस्ट्रक्टर्स ये सब बने होंगे अपने आप ही। तो हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हम रिटर्न करेंगे पब्लिक स्टूडेंट DTO और उसके बाद गेट स्टूडेंट। ये मेरा मेथड है।
इसका काम है स्टूडेंट रिटर्न करने का, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक रिटर्न करता हूँ, स्टूडेंट रिटर्न न्यू स्टूडेंट DTO। अब स्टूडेंट DTO के अंदर मुझे कुछ कुछ चीज़ें भी डालनी है ना, तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा हमें उसके लिए यहाँ पे। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर का। ये ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर जो है एक ऑल आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना देगा यहाँ पर, जिसके अंदर ये तीनों के तीनों फील्ड्स होंगे, ठीक है। तो बजाय मेरा खुद का मैं ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाऊँ ऑल आर्ग्स वाला, ये ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर अपने आप ही ये काम कर देगा, ठीक है। तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई हैव जस्ट रिटन डाउन ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, और आप देखोगे इसकी हेल्प से कि अब मैं यहाँ पर ईजिली कमांड P जब करूँगा, कमांड P या फिर कंट्रोल P, तो मैं पूरा का पूरा स्टूडेंट DTO बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए खुद से कुछ डाल देता हूँ वैल्यूज़, जैसे ये सब gmail.com। तो ये मेरा स्टूडेंट DTO है जो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब जरा इसे चला के देखते हैं क्या होता है। हमने ऑलरेडी स्प्रिंग बूट वेब डिपेंडेंसी इसमें डाली थी, तो उसकी हेल्प से हमारा एक वेब सर्वर अपने आप बन जाना चाहिए। लेट्स रन दिस, और ये देखो यहाँ पर हमारा स्प्रिंग बूट सर्वर जो है वो चल चुका है। पोर्ट 8080 के ऊपर ये स्प्रिंग बूट सर्वर चल रहा है हमारा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा लोकल होस्ट 8080/student, और यहाँ पर देखेंगे आप कि इसने यस हमारा वो स्टूडेंट जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में रिटर्न किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने आप ही एक जेसॉन फॉर्मेट के अंदर डेटा हमारा रिटर्न हो रहा है अपने आप ही। यहाँ पर डबल कोट्स लग गए हैं ईमेल के ऊपर, नेम के ऊपर। तो ये सब कैसे हुआ, तो ये सब आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटरनली चल क्या रहा है, बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, वो सब कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा। कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो गई टॉमकैट सर्वर के पास। ये टॉमकैट सर्वर कहाँ से आया, टॉमकैट सर्वर ऑलरेडी एम्बेडेड था। टॉमकैट सर्वर एम्बेड कैसे हुआ, तो ये टॉमकैट सर्वर, अब मैं पूरा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा हूँ दोबारा से, तो अच्छे समझना आप, ठीक है। तो टॉमकैट वेब सर्वर कहाँ से आया, क्योंकि हमने एक डिपेंडेंसी ऐड करी थी विच इज़ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी। जब हमने स्टार्टर बनाया था ना, तो वहाँ पर हमने एक वेब डिपेंडेंसी डाली थी विच इज़ दिस डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी के अगर आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट सर्वर ऑलरेडी डला हुआ है। तो इसी वजह से टॉमकैट सर्वर एम्बेडेड है, इसी वजह से टॉमकैट सर्वर ही चल रहा है। इसी के साथ ही स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेसॉन ये भी आपका चल रहा है, जो कि हमारा जेसॉन में कन्वर्ट करने के काम में आएगा, ठीक है। और स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी भी है यहाँ पर, और साथ में स्प्रिंग वेब MVC डिपेंडेंसी भी है यहाँ पर, जो कि हमारी कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर वगैरह बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें हमारी स्प्रिंग बूट वेब डिपेंडेंसी के अंदर ही आ चुकी हैं, और इसी वजह से हमारा टॉमकैट सर्वर भी चल रहा है। टॉमकैट सर्वर चल रहा है हमारा, है ना। और टॉमकैट सर्वर ने HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल किया। उसके बाद इसने वो रिक्वेस्ट भेजी डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर, और देखो यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट भी लिखा आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि टॉमकैट इनिशियलाइजिंग स्प्रिंग डिस्पैचर सर्वलेट। तो ये डिस्पैचर सर्वलेट का ये बीन है जो कि अपने आप ही इनिशियलाइज हो चुका है, और ये अपने आप ही मैपिंग करेगा, हैंडलर मैपिंग करेगा। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग रिक्वेस्ट बनी हो, है ना। ये तो एक रिक्वेस्ट है, बट हो सकता है एक और बनी हो, स्टूडेंट / एक ID वाला स्टूडेंट हो सकता है, राइट। तो गेट स्टूडेंट बाय ID। अगर ये वाली रिक्वेस्ट आ रही है तो ये इस वाली हैंडलर मैपिंग पे जाएगी, ये वाली रिक्वेस्ट आ रही है तो इस वाली मैपिंग पे जाएगी। इसका ध्यान रखेगा हमारा डिस्पैचर सर्वलेट, राइट। डिस्पैचर सर्वलेट ने ऑलरेडी स्कैन कर लिया था, स्प्रिंग बूट ने एक्चुअली स्कैन कर लिया था। जब आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन किया तो स्प्रिंग बूट ने स्कैनिंग करी, अपनी कंपोनेंट स्कैनिंग, देखा कि अच्छा रेस्ट कंट्रोलर भी एक कंपोनेंट स्कैन है, मतलब कंपोनेंट है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप जाओगे तो कंट्रोलर के अंदर अगर आप जाओगे तो देखोगे ये ऑलरेडी कंपोनेंट है ना। तो कंपोनेंट स्कैनिंग के अंदर इसका अपने आप बीन बन चुका था, और इसके अंदर जितने भी अलग अलग एनोटेशन थे ये भी स्कैन हो चुके थे, और ये रजिस्टर हो चुके थे एज हैंडलर मैपिंग। उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट ने बोला कि अच्छा रिक्वेस्ट जो है वो /student की आ रही है हमारे पास, तो मुझे इस वाली गेट मैपिंग पे वो रिक्वेस्ट भेज देनी चाहिए। तो उसने वो कंट्रोलर ढूंढा और उस कंट्रोलर के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया, ठीक है। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, ये अपना बिजनेस लॉजिक रन करेगा। अभी मैंने कोई बिजनेस लॉजिक यहाँ पर लिखा नहीं है, बट लेकिन हम बाद में लिख रहे होंगे। तो बिजनेस लॉजिक बेसिकली सर्विस लेवल पर कोड करना और वहाँ पर उससे डेटा लेके आना, वो सब काम हम बाद में कर रहे होंगे। तो वहाँ से डेटा लेकर आया ये, अभी हमने फिलहाल खुद डेटा बना दिया। तो डेटा जो होगा वो एक नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। वो जो मॉडल होगा वो नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट है। अब ये जावा ऑब्जेक्ट जो है इसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा जेसॉन के अंदर। ये कौन काम करेगा, ये काम करेगा हमारा HTTP मैसेज कन्वर्टर, जो कि बिहाइंड द सीन ये काम अपने आप कर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो डेटा रिटर्न हो रहा है यहाँ से वो एक नॉर्मल जेसॉन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न हो रहा है। तो अगर एक और बार इसको मैं पूरा का पूरा रिवाइज करूँ तो सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्राउज़र या फिर पोस्टमैन किसी भी क्लाइंट के थ्रू आपके पास आती है, वो जाती है आपके पास एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर के पास। एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर से वो जाती है डिस्पैचर सर्वलेट के पास।
डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो ढूंढता है हैंडलर मैपिंग कौन से वाले कंट्रोलर के पास लेके जाना है, और उसके बाद उस कंट्रोलर का जो मेथड है वो कॉल होता है वहाँ से। उसके बाद कंट्रोलर मेथड जो है वो एक नॉर्मल पोजो रिटर्न करता है या फिर डीटीओ रिटर्न करता है, ठीक है। पोजो मतलब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, तो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी नॉर्मल डीटीओ डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप कह लो, जावा क्लासेस ही होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न होता है। उसके बाद HTTP मैसेज कन्वर्टर फॉर एग्जांपल जैक्सन टू जेसन आपका कन्वर्जन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जो जैक्सन है, ये लाइब्रेरी है, ये जेसन में कन्वर्ट यहाँ पर करती है। उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट राइट्स टू द HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, उसके बाद क्लाइंट गेट दी जेसन, इसके बाद क्लाइंट जो अपना जेसन लेके आगे बढ़ जाता है। ये सारा सारा काम आपका होता है बिहाइंड द सीन, और ये सब हमने यहाँ पर देखा इस API के थ्रू, राइट। तो अब हम इतना सब कुछ देख चुके हैं, तो हम इजीली अब APIs बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर गेट API बनाएंगे, पोस्ट API बनाएंगे, पुट API बनाएंगे, डिलीट API बनाएंगे, और साथ में डेटाबेस को भी मैनिपुलेट कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल इसको यहाँ पर रोकते हैं और उसके बाद सीधा डेटाबेस को सेटअप करते हैं, सो दैट हम एक्चुअल स्टूडेंट्स को स्टोर कर पाएँ। फिलहाल के लिए हम कहीं पर स्टूडेंट को स्टोर नहीं कर पा रहे, फिलहाल तो मैं डमी डेटा चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। लेकिन अब जरा जानते हैं कैसे हम परसिस्टेंस लेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये परसिस्टेंस लेयर हम बनाना सीखेंगे, इसके साथ ही हम डेटाबेस को भी कनेक्ट कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा एक, और डेटाबेस के साथ परसिस्टेंस लेयर को कनेक्ट कर रहे होंगे। डेटाबेस के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर पोस्टग्रेस डेटाबेस का, जो कि मेरा एक फेवरेट SQL डेटाबेस है। पोस्टग्रेस डेटाबेस हम यूज़ कर रहे होंगे, आप हो सकता है MySQL यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट इस लेक्चर के अंदर मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर आपको समझाऊंगा कैसे आप लोग अपना MVC आर्किटेक्चर बना सकते हो और API बना सकते हो, ऑलराइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपका पोस्टग्रेस डेटाबेस कहीं ना कहीं रन होना चाहिए, लोकली रन हो रहा है या फिर क्लाउड पर रन हो रहा है, कहीं भी रन हो रहा है। लोकली भी रन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आप डॉकर के अंदर रन कर रहे हो या फिर लोकली पूरा का पूरा डेटाबेस इंस्टॉल करके मशीन के अंदर फिर रन कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इंस्टॉल करने के तरीके बड़े आसान है इसके अंदर। आप जाओ PostgreSQL वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, www.postgresql.org, और यहाँ से आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाओ। उसके बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप मैकओएस के अंदर हैं तो मैकओएस के अंदर भी आपके पास कुछ थर्ड पार्टी सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल होम ब्रू के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये होम ब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा मैकओएस के अंदर, जो कि बहुत ही आसान है इंस्टॉल करना। उसके बाद होम ब्रू के अंदर आपको बस कमांड रन करनी है, विच इज़ ब्रू इंस्टॉल और PostgreSQL @ उसका नया वर्जन जो भी है, अभी फिलहाल 17 वर्जन चल रहा है, तो आप चाहो तो @17 करके नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। सिमिलरली विंडोज़ के अंदर भी अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप डायरेक्टली डाउनलोड द इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉलर डाउनलोड करो, और इसके थ्रू भी आप नेक्स्ट करके अपना डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो, बड़ा आसान है। और साथ ही में जब आप इसे करते हो ना, तो ये कुछ और चीज़ें भी डाउनलोड करता है। आपका PostgreSQL सर्वर तो डाउनलोड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में pgadmin नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है टू मैनेज योर डेटाबेस, वो भी ये डाउनलोड कर लेगा। और साथ में एक स्टैक बिल्डर, एक पैकेज मैनेजर है, इसको भी ये डाउनलोड कर लेगा। तो ये 3-4 चीज़ें ये डाउनलोड करता है अपने साथ में विंडोज़ के ऊपर। और अगर आप ब्रू करके इंस्टॉल करते हो तो सिर्फ आपका डेटाबेस ही यहाँ पर डाउनलोड होता है मैकओएस के अंदर। तो अलग अलग तरीके हैं। एक postgres.app करके वेबसाइट है, ये भी सिंपल एक ऐप है, इसके ऊपर आप जाओगे तो ये भी बहुत ही आसान बनाया जाता है इंस्टॉल करना अलग अलग वर्जन को पोस्टग्रेस के और मैनेज करना उनको। तो आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो डॉकर इमेज के थ्रू भी आप इसे रन कर सकते हो डॉकर के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले अगर आप ब्रू के थ्रू कर रहे हो तो ब्रू के थ्रू तो बस इतना काम करना आपको, ब्रू इंस्टॉल पोस्टग्रेस। और अगर आपको अगर कोई वर्जन बताना, फॉर एग्जांपल 14, 15, 16, 17 कुछ भी, तो आप बता सकते हैं। अगर आप लीव कर देंगे वर्जन को तो ये लेटेस्ट वर्जन अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वो सर्विसेज में है कि नहीं है, तो ब्रू सर्विसेज लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास PostgreSQL का वर्जन 14 है, जो कि इस टाइम पर अभी स्टार्टेड है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इंस्टॉल करने के बाद उसे स्टार्ट करना है तो यू वुड डू ब्रू सर्विसेज स्टार्ट पोस्टग्रेस। तो यहाँ से अपने आप ही पोस्टग्रेस सर्विस जो है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। नो अवेलेबल फॉर्मूला विद द नेम पोस्टग्रेस, इट्स कॉल्ड PostgreSQL एक्चुअली, PostgreSQL। तो ये अपने आप ही सर्विस जो है स्टार्ट कर देगा। ये कह रहा है कि भाई आपकी सर्विस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो आपको अगर रीस्टार्ट करनी है तो आप ये रीस्टार्ट वाली कमांड रन कर सकते हो, विच इज़ ब्रू सर्विसेज रीस्टार्ट PostgreSQL। बट वो सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दिया कि पहले आपको ब्रू इंस्टॉल करना है, उसके बाद ब्रू इंस्टॉल के बाद आपको ब्रू सर्विसेज स्टार्ट करना है, और आपकी सर्विस जो है वो यहाँ पर अपने आप ही स्टार्टेड मोड में आ जाएगी। इसके बाद आप एक और यूटिलिटी इंस्टॉल करेंगे विच इज़ कॉल्ड dbeaver। dbeaver की हेल्प से आप, वो अगेन एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या तो आप pgadmin यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, वो भी काम करेगा, या फिर आप dbeaver इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटाबेस, सिर्फ PostgreSQL नहीं, किसी भी टाइप का डेटाबेस आप ग्राफिकली देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो उसके लिए एक अलग
सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड dbeaver, और एकदम फ्री है और बहुत वाइडली यूज्ड है ये कम्युनिटी के अंदर, तो आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट गो टू द डाउनलोड ऑप्शन, उसके बाद विंडोज़ के अंदर इंस्टॉलर आता है, या फिर चॉकलेटी के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैक ओएस के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रू के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप dbeaver को डाउनलोड कर सकते हैं। इक्लिप्स के अंदर तो उसका प्लगइन भी आता है जो कि सीधा इक्लिप्स के अंदर ही आपको डेटाबेस को व्यू करने काम में आता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद dbeaver को अगर आप रन करोगे तो लेट मी जस्ट ओपन dbeaver। जब आप पहली बार dbeaver को रन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। हो सकता है आपके पास प्रीवियसली कुछ कनेक्शंस हों, अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया होता तो यहाँ पर कनेक्शंस होंगे। अदरवाइज अगर आप एकदम फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं और पहली बार आपने डेटाबेस डाला है तो कुछ कनेक्शंस यहाँ पर होंगे नहीं, तो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो मेक श्योर करें कि आपका पहले जो PostgreSQL सर्वर है लोकली वो चल रहा है। उसके लिए अगेन आपको करना है ब्रू सर्विसेज लिस्ट, और यहाँ पर देखना है कि आपका जो PostgreSQL सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। अगर स्टार्ट हो रखा है तो इसका मतलब आप इस सर्वर से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो dbeaver के अंदर आना है उसके बाद, और आपको न्यू डेटाबेस कनेक्शन करना है यहाँ से, ठीक है। उसके लिए आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी कि आप यहाँ से किसी भी टाइप के डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं dbeaver को। मैं यहाँ पर PostgreSQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं PostgreSQL को सिलेक्ट करूँगा एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बतानी है कि किस तरीके से आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना URL बता सकते हैं। और यूजुअली होता क्या है कि जब आप पहली बार इसे इंस्टॉल करते हैं PostgreSQL को, तो वहाँ पर जो URL होता है वो यही रहता है, लोकल होस्ट, और पोर्ट भी 5432 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट एक Postgres नाम का डेटाबेस आपका बन जाता है PostgreSQL के अंदर। अगर आप कुछ भी सेटिंग के अंदर चेंज नहीं करते तो PostgreSQL नाम का डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ होता है। साथ में ही यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के अंदर से भी आपको कुछ भी यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शुरुआत में जब आपने इंस्टॉल किया था PostgreSQL को और वहाँ पर आपने कोई यूज़र नेम या पासवर्ड बताया था, तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड वही डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रू वगैरह के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो कुछ पासवर्ड बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे लीव कर सकते हैं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं यूज़र नेम पासवर्ड के अंदर, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन एंड यू वुड सी कि हाँ ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद बस आपको फिनिश पे क्लिक करना है एंड देन यू वुड सी कि यहाँ पर आपका Postgres डेटाबेस के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन आ चुका है, ठीक है। इसको आप अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर देखेंगे कि आपको डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस तो दिखाई दे रहा है विच इज़ कॉल्ड Postgres डेटाबेस। यहाँ पर आप चाहो तो मल्टीपल और भी डेटाबेसेस बना सकते हो, ठीक है। तो PostgreSQL तो सर्वर है, इसके अंदर आपके मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो एक डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट बना था उसका नाम था Postgres, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना सकते हो विच इज़ कॉल्ड लेट्स से स्टूडेंट्स DB, राइट। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अलग डेटाबेस आपने बना लिया, ओके क्लिक किया तो स्टूडेंट्स DB यहाँ पर बन चुका है। सिमिलर टू Postgres ये स्टूडेंट DB है, इसके साथ भी आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो लोकली। अब हमारा काम होगा नेक्स्ट हमारे स्प्रिंग बूट सर्वर के अंदर इस डेटाबेस को कनेक्ट करना। तो उसके लिए हमारा स्प्रिंग बूट जो है अभी केपेबल नहीं है। स्प्रिंग बूट के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी हमें, सो दैट हम स्प्रिंग बूट को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाएँ। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं वापस आऊँगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर और यहाँ से मैं 2 डिपेंडेंसीज ऐड करने वाला हूँ। पहली होगी मेरी JPA, स्प्रिंग डेटा JPA, persist data in SQL store with Java persistence API using Spring Data and Hibernate। तो ये जो Hibernate है ये बेसिकली एक ORM है और Spring Data एक लाइब्रेरी है जो कि आपको Spring Data JPA के अंदर मिलती है, जिसके थ्रू आपको Spring के अंदर अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने में बड़ी आसानी मिल जाती है, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पर अपने PostgreSQL के साथ भी कनेक्ट करना है ना, तो इसीलिए PostgreSQL ड्राइवर भी डालना जरूरी है। JDBC ड्राइवर दैट अलाउज जावा प्रोग्राम टू कनेक्ट टू अ PostgreSQL डेटाबेस यूजिंग स्टैंडर्ड डेटाबेस इंडिपेंडेंट जावा कोड। उसके बाद हमें सिर्फ ये 2 डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो आई वुड क्लिक ऑन दिस एक्सप्लोर बटन और यहाँ से ये 2 डिपेंडेंसीज जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो पहली डिपेंडेंसी है मेरी PostgreSQL, लेट्स कॉपी दिस एंड गो टू द pom.xml फाइल हेयर एंड जस्ट पेस्ट दिस डिपेंडेंसीज हेयर, ठीक है। और दूसरी डिपेंडेंसी है मेरी स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको भी मैं पेस्ट कर दूँगा। ये 2 डिपेंडेंसीज पेस्ट करने के बाद आप चाहते हो ये डिपेंडेंसी डाउनलोड भी हो जाए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर ये दोनों डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये बटन दिख रहा है छोटा सा, इट्स कॉल्ड सिंक मेवन चेंजेस। अगर ये बटन आपको नहीं दिख रहा तो आप मेवन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ये भी अगेन सिंक कर देगा। तो ये अपने आप ही डिपेंडेंसी जो है डाउनलोड कर ले आएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर वो डिपेंडेंसीज फिर आ चुकी होंगी, ठीक है। तो मेवन ने अपनी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लिया, अब ये मैनेज भी कर पा रहा है इसको।
तो ये दो डिपेंडेंसीज हमने ऐड कर ली हैं। ये दोनों डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद नेक्स्ट काम होता है अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का। तो इसके लिए आप आओगे अपनी रिसोर्स फाइल के अंदर, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पर आप कनेक्शन स्ट्रिंग बताओगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप अपने एप्लीकेशन को स्प्रिंग बूट डेटाबेस के साथ। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आओगे और बोलोगे भाई देखो डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग ये है, और डेटाबेस मतलब यहाँ पर होस्टेड है, इसका यूज़र नेम ये है, इसका पासवर्ड ये है, ये सब चीज़ें आप बता के अपने डेटाबेस के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलेंगी भैया? तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स मैंने आपके लिए बना रखा है, विच इज़ कॉल्ड कोडिंग शटल हैंडबुक, ठीक है। तो कोडिंग शटल हैंडबुक लिख लीजिए या फिर स्प्रिंग बूट हैंडबुक लिख लीजिए, स्प्रिंग बूट हैंडबुक। और सबसे पहला लिंक आपको कोडिंग शटल का ही मिलेगा, विच इज़ दिस वन। और यहाँ पर ये पूरी पूरी हैंडबुक है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी सारी चीज़ें आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्प्रिंग MVC आर्किटेक्चर के अंदर, स्प्रिंग रेस्टफुल API डेवलपमेंट के अंदर, और ये देख रहे हैं कॉन्फ़िगरिंग पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो इसके थ्रू आप अपना यहाँ पर डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सारी सारी डिपेंडेंसी लाइन्स मैं कहाँ से कॉपी करता हूँ और इन लाइन्स को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंड देन मैं इन लाइन्स का मतलब आपको समझाऊंगा एक एक करके। यहाँ पर लिखा क्या है? तो पहला है स्प्रिंग डेटा सोर्स URL, जो कि बताएगा कि आपका जो डेटा सोर्स है जो कि स्प्रिंग बूट को चाहिए वो कहाँ से आ रहा है। तो हमारा आ रहा है PostgreSQL से, लोकल होस्ट 5432, इस पर आपका डेटाबेस सर्वर आपका चल रहा है लोकली, और डेटाबेस का नाम है पोस्टग्रेस। और उसके बाद हम ये सब हटा देते हैं। डेटाबेस का नाम पोस्टग्रेस है क्या? लेकिन मैंने यहाँ पर आपको याद होगा एक नया डेटाबेस बनाया था, राइट। मैंने एक बना दिया स्टूडेंट्स DB नाम से। तो मेरा आप डेटाबेस यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्टूडेंट्स DB के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स DB के साथ यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा भाई देखो मेरा डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट्स DB। उसके बाद डेटा सोर्स यूज़र नेम, क्या आपने डेटाबेस बनाते टाइम कोई यूज़र नेम रखा था उसके अंदर, कोई प्रिविलेज डाली थी यूज़र को? मैं बोलूँगा नहीं, मैंने तो कोई नहीं डाली थी। तो आप इसको एम्प्टी रख सकते हो। एम्प्टी रखने से होता क्या है ना कि स्प्रिंग बूट लोकली आपके डेटाबेस से कनेक्ट करता है, और लोकली वो अपने आप ही आपका जो यूज़र है, उस यूज़र जो भी आपका यूज़र, जिस भी यूज़र से आपका लैपटॉप एक्चुअली बना था, उस यूज़र नेम को यूज़ करता है उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस बनाते हो तो उसको ऑलरेडी रूट यूज़र की तो प्रिविलेज मिली ही होती है, तो अब ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा उसके साथ। इसलिए हमें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और चाहो तो आप इन दोनों लाइनों को यहाँ से हटा भी सकते हो, बट इन दोनों लाइनों को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, सो दैट आपके लिए आप फ्यूचर में से अगर कनेक्ट करना चाहो तो इसके साथ आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसे अगर एम्प्टी छोड़ोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही जो सिस्टम का यूज़र होता है उससे कनेक्ट कर लिया जाएगा इस डेटाबेस के साथ। तो ये तीनों लाइनें आपको चाहिए होती हैं अगर आपको किसी भी डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लोकली कनेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये लोकल होस्ट पे है, लेकिन अगर कोई और डेटाबेस कहीं और होस्टेड है, मे बी RDS डेटाबेस है, या फिर कहीं और किसी भी सर्वर पे कोई भी डेटाबेस होस्टेड है, तो उसकी भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर बताओगे, यूज़र नेम बताओगे, पासवर्ड बताओगे, और इस तरीके से आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है JPA की कुछ सेटिंग्स। JPA क्या होता है? JPA होता है आपका जकार्ता परसिस्टेंस API। इसको पहले हम जावा परसिस्टेंस API कहते थे, बट अब ये जकार्ता परसिस्टेंस API के अंदर आ चुका है। ये अपाचे फ्रेमवर्क के अंदर ओपन सोर्स है, जावा नाम नहीं रख सकते बिकॉज वो ओरेकल ने खरीद लिया है। तो जकार्ता, और यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स हम बता रहे हैं। पहली सेटिंग है क्रिएट ड्रॉप, DDL ऑटो को क्रिएट ड्रॉप करना है। इसका मतलब क्या है कि हर बार जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो आपका डेटाबेस जो है वो नया बनाया जाएगा, और हर बार जब आप एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हो तो ड्रॉप कर दिया जाएगा उस डेटाबेस को। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपडेट। अपडेट का मतलब है कि लोकली जब भी आप डेटाबेस के अंदर स्कीमा के अंदर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस कर रहे हो तो वो डेटाबेसेस के अंदर अपने आप ही वो चेंजेस चले जाएँ। ये सब चीज़ें हम बाद में भी समझ रहे होंगे जब हम समझ रहे होंगे डेटा JPA को बहुत अच्छे से। उसके बाद ये एक लाइन है शो SQL ट्रू, जिससे कि क्या होगा, जो भी SQL क्वेरीज होंगी वो अपने आप आपको दिखेंगी लिखी हुई लॉग्स के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो लॉग्स के अंदर आपको क्वेरीज नहीं दिखेंगी। और साथ में ये है हाइबरनेट फॉर्मेट SQL ट्रू। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वेरीज होंगी वो फॉर्मेट भी हो जाएंगी, जो SQL क्वेरीज होंगी ना वो अच्छे से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आएंगी। अदरवाइज वो एक लाइन के अंदर क्वेरी आ जाती है पूरी की पूरी, तो समझ में नहीं आता है। तो इससे आपकी अच्छे से फॉर्मेट होगी क्वेरी आएगी। तो ये तीनों जो लाइन्स हैं ये आपकी ऑप्शनल लाइन्स हैं, आप चाहो तो लिखो या ना लिखो, लेकिन ऊपर की जो 3 लाइन्स हैं, आई मीन सबसे पहली लाइन विच इज़ दिस वन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड कन्फिगर किया हुआ अपने डेटाबेस के अंदर तब तो ये दोनों लाइन्स भी इंपॉर्टेंट होंगी। इसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो अगर सब कुछ ठीक होगा, मतलब आपका अगर सर्वर चल रहा है और आपने ठीक से यहाँ पर स्ट्रिंग्स बताई हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पर चल जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी एरर नहीं आएगा। लेट्स रन दिस एंड सी इफ दिस वर्क्स।
तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ कुछ लॉग्स के अंदर प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन उस डेटाबेस से कनेक्ट कर चुका है। कैसे पता चल रहा है मुझे? तो आप यहाँ पर देखोगे कि हाइबरनेट ORM वर्जन ये यूज़ हो रहा है यहाँ पर, है ना, और उसके साथ ही हिकारी पूल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ ही कनेक्ट कर चुका है इस PG कनेक्शन का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो जब भी आप पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो कुछ कनेक्शन बनते हैं अलग अलग, ठीक है, और मल्टीपल आप कनेक्शन बना सकते हो एक डेटाबेस के अंदर। तो इस फिलहाल के लिए जो कनेक्शन आईडी मिली है उसको ये मिली है, इस कनेक्शन आईडी के साथ हमारा डेटाबेस के साथ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कनेक्ट कर चुका है, और उसके बाद हमारा टॉमकैट सर्वर भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का कनेक्ट नहीं कर पाए हो तो यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एरर्स आएंगे, उन एरर्स को आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, और इजीली आपको वो सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप चलोगे तो कोई भी एरर आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो इतना हो गया हमारा काम, हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ एंटिटीज़ बना सकते हैं जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल की फॉर्म में अपने आप बन जाएंगी। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। तो मुझे बनानी है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं यहाँ पर एक न्यू क्लास बनाऊंगा एंटिटी के अंदर, लेट्स कॉल इट स्टूडेंट। यू कैन कॉल इट स्टूडेंट एंटिटी और यू कैन जस्ट लीव इट एट स्टूडेंट। मैं यहाँ पर स्टूडेंट बनाऊंगा और मुझे बनानी है एक एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा @एंटिटी, और ये आ रहा है आपका देखो जकार्ता परसिस्टेंस, ठीक है, वो जो JPA हमने स्प्रिंग डेटा JPA लाइब्रेरी डाली थी वहाँ से आ रही है एंटिटी। इस एंटिटी की हेल्प से आप अपने पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस की टेबल के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, अपने आप ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक टेबल बन जाएगी स्प्रिंग बूट अपने डेटाबेस के अंदर विद द नेम ऑफ स्टूडेंट। अब इसके साथ ही हमें यहाँ पर कुछ कुछ और चीज़ें बतानी होंगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ID बतानी होगी, तो @ID, और ये होगी प्राइवेट लॉन्ग ID। तो एक तो ID वाला फील्ड डाल दिया मैंने, और मैं चाहता हूँ मेरी ID अपने आप जनरेट होती रहे, मुझे ID की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी कुछ नया स्टूडेंट ऐड हो रहा है उसकी ID अपने आप जनरेट हो जा रही है। तो उसके लिए मैं @जनरेटेड वैल्यू भी डालूंगा यहाँ पर, जनरेटेड वैल्यू, और यहाँ पर आप बता सकते हो किस तरीके से वो जनरेट करनी है, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा स्ट्रैटेजी जिस तरीके से आपको की जनरेट करनी है वो होगी हमारी आइडेंटिटी। तो जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ये आपका बेसिकली 1 2 3 से ID बनाना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा आपके पास कुछ और भी टाइप होते हैं, जैसे कि UUID अगर आपको बनानी है, यूनिक ID जो बनती है वो यहाँ से बन सकती है। सीक्वेंस की हेल्प से आप अलग अलग तरीके के सीक्वेंस जनरेटर ऐड कर सकते हो यहाँ पर टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ IDs। आइडेंटिटी करोगे तो ये अपने आप ही 1 2 3 करके ID चूज़ कर लेगा। ऑटो करोगे तो वो डेटाबेस के हिसाब से ये देख लेगा कि डेटाबेस किस टाइप का है और उस हिसाब से अपने आप ही ID बना लेगा ये। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी छोड़ देते हैं, ये अपने आप ही 1 2 3 करके ID बनाने लग जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ फील्ड डालने हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। फिलहाल के लिए मैंने ये 3 फील्ड्स अपने स्टूडेंट के अंदर ऐड कर दिए हैं। सिर्फ इतना कर लेने के बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करोगे तो क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट, तो क्योंकि यहाँ पर DDL ऑटो अपडेट है, DDL मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लेयर, है ना। तो डेटा डेफिनेशन यहाँ पर अपने आप होगी और अपडेट हो जाएगी डेटा डेफिनेशन, राइट। मतलब कि अपने आप ही नई टेबल्स डल जाएंगी, अगर नए कॉलम है तो वो नए कॉलम डल जाएंगे अपने आप ही। तो आप देखोगे एप्लीकेशन जैसे मैं रन करूँगा कि यहाँ पर हमें क्वेरी भी दिखनी चाहिए। ये देखो क्वेरी दिख भी रही है, हमें हाइबरनेट की क्वेरी दिख रही है। ये क्वेरी क्यों दिख रही है, क्योंकि आपने शो सीक्वल ट्रू किया हुआ है और साथ में फॉर्मेटेड क्वेरी दिख रही है क्योंकि आपने फॉर्मेट सीक्वल ट्रू किया हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्वेरी दिख रही है। और क्वेरी क्या कह रही है कि मैं एक टेबल बना रही हूँ स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर मैंने ID बनाई है जो कि अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होती रहेगी। साथ में ईमेल बनाया है और नेम बनाया है, ये 2 फील्ड्स ऐड करे हैं, ये दोनों वैरकैर हैं। और साथ में इसके अंदर एक प्राइमरी की भी बना दिया विच इज़ दिस ID। तो ये सब चीज़ें अपने आप हमारी बन चुकी हैं और आप चाहो तो ये सब देख सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर जाके। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टूडेंट्स DB के अंदर और टेबल्स के अंदर अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो पब्लिक के ऊपर जाके रिफ्रेश कर देते हैं और अभी भी टेबल्स के अंदर कुछ नहीं है। एक्चुअली ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर आप कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे तो एक दूसरे डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है हमने, है ना, और हम देखना चाहते हैं दूसरे डेटाबेस के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं। तो सिंस आपका मेन डेटाबेस ही है कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू, तो आप सिर्फ इसी के अंदर चेंजेस देख सकते हो, इसके अंदर नहीं देख सकते। तो या तो आप एक नया कनेक्शन बनाओ यहाँ पर इस स्टूडेंट्स DB से, ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर जाके यहाँ पर आप URL के अंदर जाके एक नया स्टूडेंट्स DB से कनेक्शन बनाएंगे तो वो आपको दिखने लग जाएगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं आप कि हम इस होस्ट पर क्लिक करेंगे और शो ऑल डेटाबेसेस इस पर इसको चेक कर देंगे, जिससे कि हम सारे के सारे डेटाबेसेस देख पाएँ। और ये हमारा होस्ट है और ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। और उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड खाली रखेंगे और आप टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे
तो आप देख रहे हो आपके जितने भी डेटाबेसेस हैं उनसे आप कनेक्शन कर पाओगे। यहाँ पर सर्वर से आप कनेक्ट कर लोगे सीधा डायरेक्टली, ओके करोगे और यहाँ से फिनिश कर दोगे। फिनिश करने के बाद आपका ये ऑल डेटाबेसेस करके यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इसको आप रीनेम कर सकते हो यहाँ से आप चाहो तो, इसको रीनेम कर दिया आपने इस कनेक्शन को। और अब इसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस होंगे वो सब के सब आप यहाँ से देख पाओगे और इनके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो आप सारे देख पाओगे। फॉर एग्जांपल आई हैव एयरबीएनबी डेटाबेस, दिस पोस्टग्रेस डेटाबेस और ये स्टूडेंट्स डीबी जो अभी हमने बनाया था। तो इस कनेक्शन के अंदर क्योंकि आपके सारे डेटाबेसेस हैं इसलिए आप सारे देख पाओगे इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम जाते हैं स्टूडेंट्स डीबी के अंदर, स्कीमा, पब्लिक, टेबल्स और देखो ये स्टूडेंट डीबी अब हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आईडी है, ईमेल है और नेम है। तो ये अपने आप ही हमारी रिलेशन के अंदर टेबल बन गई है यूजिंग द ऑब्जेक्ट इन द एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट से रिलेशन की मैपिंग हो गई, इसी को हम कहते हैं ORM, ठीक है। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से रिलेशनशिप जो हमारा स्टूडेंट टेबल है वो बन गया है, इट्स कॉल्ड ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। और इसके लिए हाइबरनेट यूज़ होता है बिहाइंड द सीन, और वो स्प्रिंग डेटा जेपी अपने आप यूज़ कर लेता है उसे, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल हमने एंटिटी यहाँ पर बना ली है। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस कंट्रोलर को सीधा इस एंटिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एंटिटी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, आपको बीच में एक इंटरफेस चाहिए जो कि आपकी क्वेरीज लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी सेलेक्ट क्वेरी हो सकती है, आपकी क्रिएट क्वेरी हो सकती है, डिलीट क्वेरी हो सकती है। तो वो सारी क्वेरीज लिखने में एक हेल्प करती है लेयर विच इज़ कॉल्ड रिपोजिटरी लेयर। तो मैं रिपोजिटरी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर जाके न्यू क्लास, यहाँ पर एक नया इंटरफेस क्रिएट करेंगे बेसिकली, एंड इट्स कॉल्ड स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटोरी। और ये स्टूडेंट रिपोजिटरी ही वो लेयर है जिसके अंदर हमारे सारे डेटा एक्सेस लेयर की क्वेरीज लिखी होंगी, राइट। आपको कोई भी नई क्वेरी क्रिएट करनी है या फिर आपको कैसे भी करके स्टूडेंट डेटाबेस का मैनिपुलेशन करनी है, राइट। कोई भी क्वेरी आपको लिखनी है आप यहाँ पे लिख पाओगे। एंड दिस इज़ एन इंटरफेस एंड दिस हैज़ टू एक्सटेंड JPA रिपोजिटरी। और इसको आपको बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का है, तो स्टूडेंट टाइप का है ये, स्टूडेंट एंटिटी, और आईडी है स्टूडेंट एंटिटी की लॉन्ग टाइप की, राइट। तो आपको ये दोनों चीज़ें बतानी होंगी यहाँ पे। JPA रिपोजिटरी के अंदर आपको बताना पड़ता है किस एंटिटी से कनेक्ट करना है और साथ में उस एंटिटी के अंदर जो आईडी है वो किस टाइप की है। तो आईडी यहाँ पर लॉन्ग टाइप की है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग लिखा है। और इससे क्या होगा, इस JPA रिपोजिटरी के अंदर जो भी मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट, अपडेट, डिलीट, वो सब आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल गेट बाय आईडी, गेट वन, डिलीट, ऑल दीज थिंग्स आर हेयर। और साथ में JPA रिपोजिटरी जो है ये CRUD रिपोजिटरी को और इन सब चीज़ों को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये सारे मेथड भी मिल जाएंगे, राइट। ये CRUD रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये फाइंड ऑल, डिलीट, काउंट, ये सारे के सारे मेथड्स अपने आप ही JPA रिपोजिटरी के अंदर आ चुके हैं, राइट। तो आपको वो मेथड दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग बूट अपने आप ही ये सारा काम करेगा, हाइबरनेट अपने आप ही इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेरी लिखेगा। तो बस आपको इतना सा ही काम करना है। आप चाहो तो यहाँ पे @repository लिख सकते हो, बाकी ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंटरफेस। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने आप ही स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलरेडी हो रखी है, सिंपल JPA रिपोजिटरी नाम से एक क्लास बनी होती है जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ऑलरेडी लिख रही है। तो इसलिए आप यहाँ पर चाहे रिपोजिटरी लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंटरफेस, बट स्टिल हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम इस रिपोजिटरी से कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं बड़े ही प्यार से। कैसे कि सपोज करो आपको स्टूडेंट क्रिएट करना है, राइट। तो स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए आपकी अलग मैपिंग होगी। अगर आपको स्टूडेंट को गेट करना है तो उसके लिए अलग मैपिंग होगी। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे सारे स्टूडेंट गेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट DTO की जगह करूँगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO लाइक दिस, राइट। और यहाँ पर हम सिर्फ एक स्टूडेंट रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे रिटर्न। और यहाँ पर हमें सबसे पहले उस रिपोजिटरी को लेकर आना पड़ेगा, तो प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट रिपोजिटरी, राइट। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर अपने आप ही कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट रिपोजिटरी का अपने आप ही एक बीन मिल जाएगा इसको, और क्योंकि स्टूडेंट रिपोजिटरी एक इंटरफेस है जो कि एक्सटेंड कर रही है JPA रिपोजिटरी को, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू बीन अपने आप यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगा। और उस बीन के थ्रू हम यहाँ पर सारी कॉल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन डू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, राइट, एंड दिस विल रिटर्न मी अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, राइट, बिकॉज ये तो स्टूडेंट टाइप का बनता है और यहाँ से मुझे रिटर्न करना है स्टूडेंट DTO। तो मैं काम करता हूँ फिलहाल के लिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ही रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से भी, ठीक, स्टूडेंट। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल, बाकी हम यहाँ पर स्टूडेंट को एक्सेस कभी नहीं देंगे। कंट्रोलर लेयर में स्टूडेंट एक्सेस डायरेक्टली कभी नहीं जाएगी। कंट्रोलर लेयर के अंदर हमेशा हम चाहेंगे कि DTO ही रहे, बट फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया है।
ओके तो इसके बाद जरा इसे रन करके देखते हैं। सो लेट्स रीरन द एप्लीकेशन अगेन। लोकल होस्ट 8080/student, हिट रिफ्रेश, और आप यहाँ पर देखो एक एम्प्टी एरे आ रहा है। इस एम्प्टी एरे का मतलब है कि अभी फिलहाल आपके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है, राइट। अब मैं काम करता हूँ, स्टूडेंट एक ऐड करके देखता हूँ इसके अंदर। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक इसके अंदर स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक एंड देन क्लिक एडिट, ऐड रो, एंड लेट्स इंसर्ट। तो यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ, लेट्स से आईडी इज 0, ईमेल इज anuj@gmail.com and name is Anuj, like this, and then hit save। तो मैंने ID 0 यहाँ पर जानबूझ के दिया सो दैट मेरे बाद में फ्यूचर में एरर्स ना आए। बाकी मैं इसको डिलीट भी कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद मैन्युअली डेटा ऐड किया है, तो इसलिए स्प्रिंग डेटा JPA को पता नहीं होगा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डेटा ऐड किया है। तो जो मेरी कीज़ बन रही होंगी वो की अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं होंगी, इसलिए मुझे ये डिलीट करना होगा बाद में। बट फिलहाल के लिए क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पर डला हुआ है, तो अब अगर हम यहाँ पर हिट रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर एम्प्टी डेटा हमें मिल रहा है। और ऐसा मोस्टली तब होता है जब आप किसी भी रीज़न की वजह से डेटा तो लेके आ गए रिलेशनशिप से, लेकिन ये जो फील्ड्स हैं इनको आप फिल नहीं कर पाए। और ये ऐसा इसलिए बिकॉज ये सारे फील्ड्स जो हैं ये प्राइवेट हैं, राइट। जो प्राइवेट फील्ड्स हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस नहीं होती अपडेट होने की किसी और क्लासेस से। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इनके गेटर्स एंड सेटर्स बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा @getter एंड @setter, जिसकी हेल्प से यहाँ पर इनके गेटर्स एंड सेटर्स अपने आप बन जाएंगे। और अब वापस इसको रिलोड करते हैं, तो यू वुड सी ID 0, नेम, ईमेल, ये सब हमें यहाँ पर मिल रहा है। और ये एक एरे के अंदर मिल रहा है, JSON एरे के अंदर। और अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे तो वो सारे आइटम्स भी हमें यहाँ पर दिख रहे होंगे, राइट। फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट एंड डिलीट करंट रो, एंड विल जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव बटन। दिस विल डिलीट इट एंड यू कैन ऑल्सो कन्फर्म इट बाय रिफ्रेशिंग इट। और ये देखो डिलीट हो चुका है। तो अब वापस यहाँ पर आएंगे, रिलोड करेंगे, तो क्योंकि डेटाबेस में कुछ भी नहीं है इसलिए हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है। तो हम आराम से अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहे हैं कंट्रोलर लेयर के थ्रू, और इस तरीके से हमें डेटा यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो ये सब हम कर चुके हैं। हम कंट्रोलर लेयर अपनी बना चुके हैं, हम डेटाबेस अपना बना चुके हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर चुके हैं अपनी कंट्रोलर लेयर को, और यहाँ पर हमारी API भी बन रही है, राइट। लेकिन आपको याद होगा हमने 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात की थी पहले, राइट। और 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर आपका होता है प्रेजेंटेशन लेयर, परसिस्टेंस लेयर और सर्विस लेयर। Right now what we are doing is we are directly connecting persistence layer to the controller layer, which is not recommended, right? This is not a recommended practice because इसमें हो क्या रहा है कि डायरेक्टली प्रेजेंटेशन लेयर को परसिस्टेंस लेयर की एक्सेस हो रखी है। अब प्रेजेंटेशन लेयर तो डायरेक्टली क्लाइंट से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ से काफ़ी सारा डेटा ऐसा भी जा सकता है जिसकी नीड नहीं है। और साथ में आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो बिजनेस लॉजिक है वो अलग हो, जो भी हैंडलर लॉजिक है, जो भी वैलिडेशन वगैरह का लॉजिक है वो यहाँ पर हो, और डेटा से एक्सेस करने वाला लॉजिक यहाँ पर हो। तो तीनों चीज़ें आप अलग अलग रखना चाहते हो। और साथ में इससे ये भी होता है कि जो सर्विस लेयर के अंदर जो कोड है वो किसी और प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर भी यूज़ हो सकता है, राइट नाउ ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप इसीलिए सेपरेशन ऑफ कंसर्न को रखते हुए एक सर्विस लेयर भी बनाते हो, और उस सर्विस लेयर के अंदर आप सारा लॉजिक लिख रहे होते हो, राइट। तो अब जरा वो देख लेते हैं कि हम कैसे एक अलग लेयर बना सकते हैं जिसके अंदर सारा लॉजिक होगा। तो उसके लिए मैं आऊँगा सर्विस के अंदर, और इसके अंदर मैं बनाऊँगा एक स्टूडेंट सर्विस, और ये एक इंटरफेस बनाऊँगा मैं। और इसके अंदर हमारे कुछ मेथड्स होंगे, राइट। सबसे पहले हमारा होगा लेट्स से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा स्टूडेंट DTO, राइट। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO गेट ऑल स्टूडेंट्स, लाइक दिस। तो ये गेट ऑल स्टूडेंट्स हमारा इंटरफेस के अंदर एक मेथड हो गया। अब इसे हमें इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो सर्विस के अंदर मैं आऊँगा, एक नया पैकेज बनाऊँगा, लेट्स कॉल इट इम्पल, और इसके अंदर हमारी सारी इंप्लीमेंटेशन हुआ करेंगी। तो पहली इंप्लीमेंटेशन होगी स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट सर्विस, और इसको ज़रा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ऑप्शन एंटर इम्प्लीमेंट मेथड्स, और हमारा फिलहाल के लिए अब ये वाला मेथड है। और क्योंकि ये क्लास है और हम इसका बीन बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर @service एनोटेशन लगा लेंगे, विच इज़ अगेन अ स्टीरियोटाइप एनोटेशन, जिसके अंदर बेसिकली कॉम्पोनेंट एनोटेशन अपने आप ही मिलती है हमें, ठीक है। तो ये सर्विस एनोटेशन बेसिकली बता रही कि हाँ इस क्लास का काम है बिजनेस लॉजिक लिखने का, तो सारा सर्विस लेवल का कोड यहाँ पर होगा। और ये जो एनोटेशन, ये जो क्लास है, ये बेसिकली हमारी रिपोजिटरी से या फिर परसिस्टेंस लेयर से बात करेगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्राइवेट फाइनल, और यहाँ पे हम रिपोजिटरी की एक्सेस ले लेंगे। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने से एक बढ़िया एक और चीज़ भी होती है कि आप यहाँ पर एक लॉम्बॉक की एनोटेशन लगा दो, विच इज़
रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। तो इससे क्या होगा, जो भी आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे बेसिकली, जिनके अंदर भी फाइनल लगा होगा, ये आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है बिकॉज यहाँ फाइनल लिखा हुआ है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर अपने आप बना देगा। तो बजाय कि आप कंस्ट्रक्टर बनाओ खुद से, ये आपके लिए कंस्ट्रक्टर खुद ही बना देगा, तो दैट आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की नीड ना पड़े। तो ये काफ़ी हैंडी एनोटेशन है जो कि आप लगा सकते हो। इसके बाद जितने भी आप प्राइवेट फाइनल यहाँ पे लिखोगे उनके लिए कंस्ट्रक्टर अपने आप ही बनता रहेगा। तो जरा आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसका काम है गेट ऑल स्टूडेंट्स, राइट, इसका काम है स्टूडेंट्स लेके आने का। तो ये रिपोजिटरी के पास जाएगा और स्टूडेंट्स लेके आएगा। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ये हमें स्टूडेंट्स ला के देगा। लेकिन मुझे तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO रिटर्न करना है और ये हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ला के दे रहा है, तो मुझे इन स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट DTO के अंदर, राइट। तो उसके लिए मैं स्ट्रीम API यूज़ कर सकता हूँ और मैं या फिर फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं आपको स्ट्रीम बताता हूँ कैसे काम करता है। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO लिस्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, और इससे हम कन्वर्ट कर पाएंगे स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट को लिया हमने और इससे हमने एक न्यू स्टूडेंट DTO बना लिया, और स्टूडेंट DTO को चाहिए ID और ये सब चीज़ें चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट डॉट ID, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ईमेल, ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। और मैप करने के बाद हमें कन्वर्ट करना है इसको लिस्ट में। इसको मैं एक एक लाइन में लेकर आता हूँ और समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को लिया, स्टूडेंट की लिस्ट को, और इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। उस स्ट्रीम के अंदर जा जाके हमने एक एक एलिमेंट पे गए स्टूडेंट पे, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट DTO के अंदर इस तरीके से। और यहाँ से हमें स्ट्रीम मिलेगी स्टूडेंट DTO की, उसको वापस हमने लिस्ट बना दिया इस तरीके से, जिससे कि हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO मिल गया यहाँ से, राइट। स्ट्रीम की जगह हम चाहें तो इसको फॉर लूप से भी कर सकते थे सॉल्व, राइट, रिप्लेस स्ट्रीम API विद फॉर लूप। इससे भी हम कर सकते हैं, एक एक करके स्टूडेंट में जाओ और स्टूडेंट DTO बना लो और स्टूडेंट DTO लिस्ट के अंदर उसको ऐड करते जाओ, और इससे भी हमारी स्टूडेंट DTO लिस्ट रेडी हो जाएगी। बट ये इतना अच्छा तरीका नहीं है बिकॉज इसके अंदर स्टूडेंट DTO लिस्ट को हो सकता है मॉडिफाई कर दिया जाए किसी तरीके से, जो कि हम नहीं चाहते। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप स्ट्रीम के बारे में पढ़ो। अगर आपको स्ट्रीम के बारे में नहीं पता है तो स्ट्रीम की हेल्प से आप बेसिकली किसी भी कलेक्शन को किसी और टाइप की कलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द मैप एंड फिल्टर्स, ऑल दीज थिंग्स। तो इसके बाद हमारे पास ये स्टूडेंट DTO लिस्ट रेडी है, और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, रिटर्न द स्टूडेंट DTO लिस्ट, जो कि यहाँ पर चाहिए भी था। और आप चाहो तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, इनलाइन वेरिएबल बना के डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम वेरिएबल बना के रिटर्न कर रहे थे, अब हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं, कोई वेरिएबल बनाने की नीड नहीं है। तो हमारी यहाँ पर एक सर्विस बन चुकी है। अब हमें इस सर्विस को यूज़ करना है कंट्रोलर के अंदर, राइट। तो हम कंट्रोलर में आएंगे, और बजाय कि हम रिपोजिटरी यूज़ करें, अब मैं रिपोजिटरी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी कंट्रोलर से रिपोजिटरी को कनेक्ट नहीं करना, मुझे अपनी कंट्रोलर से सर्विस को कनेक्ट करना है, राइट। कंट्रोलर से हमें कनेक्ट करना है सर्विस को, कंट्रोलर से जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है उससे मुझे सर्विस को कनेक्ट करना है। अर्लियर कंट्रोलर से रिपोजिटरी कनेक्ट हो रखी थी, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट। तो सर्विस को कनेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोलर के अंदर सिर्फ सर्विस की एक्सेस देनी है, जो कि हमने यहाँ पर दे दी, प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट सर्विस इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम चाहें तो एक कंस्ट्रक्टर बनाने की बजाय रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, @required आर्क्स कंस्ट्रक्टर, और अपने आप ही कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट सर्विस एक इंटरफेस है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने बना रखी है अलग से। ऐसा मैं क्यों किया, क्यों मैंने डायरेक्टली स्टूडेंट सर्विस के अंदर ही कोड नहीं किया, क्यों मैंने एक इंटरफेस बनाया और फिर इंप्लीमेंटेशन की, बिकॉज इससे आपका कोड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। फ्यूचर में अगर किसी और टाइप की इंप्लीमेंटेशन चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कम हेयर एंड इम्प्लीमेंट दैट। और अगर आप इसको कंडीशनली किसी तरीके से कन्फिगर करना चाहते हो तो बड़े आप इजीली कर पाओगे उस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पर हमने बस स्पेसिफिकेशन बता दिए, और जो इंजेक्शन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस टाइप का बीन बनेगा, राइट। और जो बीन आपको बनाना है वो आप चाहो तो कंडीशनली किसी भी तरीके से बना सकते हो, राइट। तो अलग अलग टाइप की इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो हमारा क्योंकि सिर्फ एक ही इंप्लीमेंटेशन बनी है तो इसी का बीन बनेगा, और यही वाला बीन यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए तो अब हमें सर्विस के पास जाना होगा, स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, एंड दिस विल रिटर्न मी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO, which is what I wanted, right, in the first place. I don't want have access of student, मतलब मुझे एंटिटी की एक्सेस नहीं चाहिए यहाँ पे, और मुझे रिपोजिटरी की भी एक्सेस नहीं चाहिए। मुझे कंट्रोलर लेयर में एंटिटी और रिपोजिटरी की एक्सेस तो चाहिए ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ DTO से काम हो जाए, DTO और सर्विस लेयर से काम हो जाए कंट्रोलर के अंदर, और वही अभी हो भी रहा है। देखो DTO और सर्विस से काम हो रहा है, कोई भी एंटिटी और रिपोजिटरी का एक्सेस नहीं है यहाँ पे।
और अगर मैं इसे अब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हाँ अब मैं अगेन स्टूडेंट्स को लेके आ पाऊँगा। अभी तो शायद एम्प्टी मिलेगा मुझे बिकॉज देर इज़ नथिंग देयर, राइट, एम्प्टी मिल रहा है। बट नाउ वी हैव अ सर्विस लेयर इन बिटवीन, राइट। अब हमारा जो काम हो रहा है वो प्रॉपर अच्छे ढंग से हो रहा है। मतलब हमारी पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट जा रही है प्रेजेंटेशन लेयर पे, कंट्रोलर लेयर पे, यहाँ से हम जा रहे हैं सर्विस लेयर पे, और फिर सर्विस लेयर से हम जा रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर में काम हो रहा है, डेटाबेस से एक्सेस हो रही है, डेटाबेस से डेटा आ रहा है, वो एंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर एंटिटी से डेटा डीटीओ में कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्शन का काम यहाँ पर सर्विस लेयर कर रही है, राइट। सर्विस लेयर क्या कर रही है, एंटिटीज़ ले रही है और उसको डीटीओ में कन्वर्ट कर दे रही है, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर डीटीओ रिटर्न कर रहा है, और ये डीटीओ लेयर अपने आप ही यहाँ पर जैक्सन की हेल्प से जेसॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये सारा सारा फ्लो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही पे बनाई है, विच इज़ दिस गेट मैपिंग टू गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, गेट ऑल स्टूडेंट्स कर देते हैं इसको, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स लगा देता हूँ। वैसे भी रिसोर्सेज के एंड में आपको हमेशा इसको प्लूरल रखना चाहिए, तो स्टूडेंट्स लिखेंगे हम यहाँ पर। और ये है गेट स्टूडेंट बाय आईडी, राइट। तो यहाँ पर आईडी मिलनी चाहिए इसको, और स्टूडेंट की आईडी के थ्रू जाना चाहिए। तो जरा पाथ वेरिएबल के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो ये चीज़ पास हो रही है ना, आईडी, दिस इज कॉल्ड अ पाथ वेरिएबल, बिकॉज ये डायरेक्टली पाथ के अंदर डल रहा है, राइट। ये आईडी आप डायरेक्टली पाथ में डाल पा रहे हैं, और ये आईडी जो है ये डायनेमिक रह सकती है। मतलब यहाँ पर आप अलग अलग टाइप की आईडी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग आईडी पास करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं बोलूँगा @ पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, राइट। इस आईडी का जो नाम है, मेक श्योर कि वो इस आईडी के नाम से मैच कर रहा हो। अगर आपको यहाँ पर नाम चेंज करना है और आप यहाँ पे अलग नाम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आईडी बट हेयर यू वांट टू मेक इट स्टूडेंट आईडी, देन दिस विल नॉट वर्क। इफ़ यू वांट टू मेक इट वर्क, तो उसके लिए आपको पाथ वेरिएबल में आके यहाँ पे आईडी लिखना पड़ेगा। मेक श्योर कि ये जो आईडी है ये इस आईडी से मैच कर रहा हो, उसके बाद आप इसको अलग नाम दे सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर अलग से आईडी नहीं बताना चाहते, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेम नाम रख लो, फ़र्क क्या पड़ता है ना। ये आईडी और ये आईडी सेम है, तो इससे क्या होगा कि पाथ वेरिएबल के अंदर जैसी आईडी मिलती है उसको मैप कर दिया जाएगा इस लॉन्ग के अंदर, और साथ में इंजेक्ट कर दिया जाएगा इस फंक्शन के अंदर भी, ठीक है। अपने आप ये आईडी जो फील्ड जो है ये इंजेक्ट हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर, और अब आपको इस आईडी की एक्सेस होगी यहाँ पर। तो आप चाहो तो एक बार मैं इसे रिटर्न करके दिखाता हूँ, पाथ वेरिएबल, और यहाँ से जरा स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं फिलहाल के लिए, स्ट्रिंग पाथ वेरिएबल, और यहाँ से मैं आईडी रिटर्न करता हूँ फिर, ठीक है। तो अब हमारे पास एक नई मैपिंग है, इसको ज़रा चला के देखते हैं, जिसमें हम आईडी भी पास कर सकते होंगे। तो लेट्स सी, स्टूडेंट्स के बाद मैं आईडी पास करूँगा लेट्स से 12। तो हेयर आई एम गेटिंग एरर बिकॉज स्टूडेंट नहीं है, अब ये स्टूडेंट्स है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम बनाना चाहते हैं इसे स्टूडेंट्स, और देखो पाथ वेरिएबल और साथ में 12 अपने आप आ गया यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे करूँगा 1 2 4 5, तो अब 1 2 4 5 आ चुका है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ ऑफ टाइप लॉन्ग, राइट। अगर मैं आप लिखता हूँ ABC, तो दिस इज़ नॉट ऑफ टाइप लॉन्ग, इसी वजह से मुझे एरर मिल रहा है। और ये एरर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि फेल टू कन्वर्ट द टाइप स्ट्रिंग टू टाइप लॉन्ग। अगर आपको स्ट्रिंग ही चाहिए था तो भैया यहाँ पर स्ट्रिंग लिखो ना, लॉन्ग क्यों लिखा है। बट क्योंकि आपने यहाँ पर लॉन्ग लिखा है, तो वो चीज़ डालो जो कि लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अपने पाथ वेरिएबल लेके आ पा रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल पाथ वेरिएबल चाहिए तो आपको और कुछ नहीं करना, बस स्लैश लगाना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल को भी लिख दो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एज, तो मैं एज भी ले पाऊँगा यहाँ पे, राइट। अगर मुझे चाहिए नेम, कि मुझे इस नाम का स्टूडेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप नेम लेके आ जाओ, @पाथ वेरिएबल लगाओ, स्ट्रिंग नेम, और आपको यहाँ पर वो नेम भी मिल जाएगा, नेम इज़ नेम, राइट। और इसको बस हमें रन करना है। तो अब ये जो मैपिंग है ये तभी काम करेगी जब आप आईडी के बाद नेम भी पास कर रहे हो। अगर आप सिर्फ आईडी पास करोगे तो ये काम नहीं करेगी, राइट। अगर मैं रिलोड करूँगा यू वुड सी कि आई एम गेटिंग एन एरर, बट जैसे ही मैं आईडी के बाद नेम पास करता हूँ, जैसे अनुज, तो देखो नेम इज़ अनुज भी अपने आप आ रहा है। तो इस तरीके से हम पाथ वेरिएबल लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये तो सिंपल था पाथ वेरिएबल वाला। इसके अलावा रिक्वेस्ट पैराम्स भी होते हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने अपने पेड कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे से डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स के अंदर समझा रखी हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कम हेयर, और अगर आप जाएंगे कोर्सेज़ के अंदर तो यू वुड बी एबल टू एक्सेस दिस कोर्स। आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि हमने टेस्टिंग की बात की, ऑथेंटिकेशन की बात की है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कैशिंग की, काफका की। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो समझा रखे हैं, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो हम जरा वापस आते हैं यहाँ पे।
और गेट स्टूडेंट बाय आईडी वाला कोड लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ आईडी ली पाथ वेरिएबल के अंदर इस तरीके से, और सिर्फ आईडी मिलेगी, हमें नेम नहीं मिलेगा। और इसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और यहाँ पर ये आईडी पास कर देंगे। अभी हमारी स्टूडेंट सर्विस के अंदर ये वाला मेथड नहीं है, तो हमें यहाँ पर बनाना होगा ऑप्शन एंटर क्रिएट मेथड, और ये देखो ये मेथड यहाँ पर बन चुका है, राइट। इंटरफेस के अंदर ये वाला मेथड बन चुका है, बट दिस इज करंटली रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, बट आई वांटेड टू रिटर्न अ स्टूडेंट डीटीओ, तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा स्टूडेंट डीटीओ इस तरीके से। उसके बाद वन रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ ये, तो इंप्लीमेंट कर लेंगे ऑप्शन एंटर इम्प्लीमेंट मेथड गेट स्टूडेंट बाय आईडी। तो स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करना भी बड़ा आसान है इसको, क्योंकि सारे जो काम हो रखा है वो रिपोजिटरी के अंदर ऑलरेडी हो रखा है, राइट। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिटर्न स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, यहाँ पर वो आईडी पास कर दो, ये देगा आपको ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल ऑफ स्टूडेंट डीटीओ ला के देगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे और एल्स थ्रो, अगर आपको इस आईडी का स्टूडेंट मिल गया तब तो अच्छी बात है, वो रिटर्न कर दो, अगर नहीं मिला तो यहाँ से आप थ्रो कर दो। ये और एल्स थ्रो कहाँ से मिल रहा है, तो ये सब आपको मिल रहा है ऑप्शनल से, ठीक है। आपको ऑप्शनल क्लास आपको पढ़नी होगी, जावा के अंदर ही है वो, उसके अंदर आपको और एल्स थ्रो और एल्स नल ये सब भी मिल जाता है। तो और एल्स थ्रो, और यहाँ पे हमें एक सप्लाई करना होगा एरर, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, राइट, स्टूडेंट नॉट फाउंड विद आईडी लाइक सो। एक चीज़ और, दिस इज गोइंग टू रिटर्न अस अ स्टूडेंट नॉट अ स्टूडेंट डीटीओ, तो यहाँ से हमें करना होगा स्टूडेंट इक्वल्स टू दिस, और अब मुझे स्टूडेंट को कन्वर्ट करना होगा समहाउ स्टूडेंट डीटीओ के अंदर। तो अगेन आई कैन डू दिस, राइट, मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और इस तरीके से रिटर्न कर सकता हूँ, बट बार बार ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बहुत कम्बरसम हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे को स्टूडेंट डीटीओ में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है। ये कोड मैं चाहता हूँ अपने आप ही कोई लाइब्रेरी लिख दे मेरे लिए, तो इसके लिए एक मॉडल मैपर लाइब्रेरी होती है जो कि मॉडल को एक दूसरे में मैप करने के काम में आती है, विच इज़ वेरी हैंडी लाइब्रेरी फॉर स्प्रिंग बूट। तो हम वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं मॉडल मैपर, ठीक है, ये वो लाइब्रेरी है और बहुत ही हैंडी लाइब्रेरी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ से आप ये मेवन डिपेंडेंसी इसकी है, ये मेवन डिपेंडेंसी आप ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द डिपेंडेंसी, इसको आपको लाना है अपने pom.xml के अंदर, और उसके बाद आपको इसे बिल्ड कर देना है मेवन डिपेंडेंसी के साथ। तो अब ये मेवन डिपेंडेंसी मॉडल मैपर की भी डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास, और इसको अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले इस मॉडल मैपर का एक बीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, मॉडल मैपर का बीन बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे एक नई क्लास बनाऊँगा इनसाइड द कन्फिग पैकेज, कन्फिग डॉट मैपर कन्फिग, बिकॉज मल्टीपल टाइप की कन्फिग हो सकती है, और यहाँ पर हम एक कन्फिग्रेशन बनाएंगे। एक कन्फिग्रेशन जो है ये एक अलग टाइप का एनोटेशन है जो कि बेसिकली बताने का काम में आता है कि ये जो क्लास है इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के बीन बना रहे होंगे, ऑलराइट। तो इसके अंदर आप बीन बनाओगे, बीन, और इसको हम रिटर्न करेंगे पब्लिक मॉडल मैपर, ये मॉडल मैपर है, ये हमारा मेथड है, राइट। तो बीन बनने का तरीका यही है कि आप बेसिकली एक कन्फिग्रेशन के अंदर अलग अलग टाइप के मेथड बना दो, राइट। जैसे ये एक मेथड है जिसका काम है मॉडल मैपर प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर आप चाहो तो इस मॉडल मैपर को अलग अलग तरीके से कन्फिगर कर सकते हो, बट मैं तो डायरेक्टली रिटर्न करने वाला हूँ रिटर्न न्यू मॉडल मैपर। बट ये बीन बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको किसी भी क्लास को स्पेसिफिकली हैंडल करना है कि जब उसका बीन बन रहा है तो क्या क्या मेथड किस तरीके से वो इनिशियलाइज होना चाहिए, तो उसके लिए आप ऐसे कन्फिग्रेशन के अंदर बीन बना रहे होगे, राइट। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्टली @component @service लिख के भी अपने आप बीन बन जाते हैं उससे, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं बीन बनाने के स्प्रिंग बूट के अंदर, एक तो या तो आप स्टीरियोटाइप एनोटेशन लगा दो, राइट, कंपोनेंट एनोटेशन लगा दो, या फिर दूसरा है कि आप इस तरीके से बीन बनाओ। अगर आप इस तरीके से बीन बना रहे हो तो आप कन्फिगर कर सकते हो एक्चुअली कि वो बीन जब बन रहा है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, राइट। आप यहाँ पे कुछ अपना कोड लिख सकते हो। तो ये बस एक मैं कन्फिग्रेशन को बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या होती है। तो अब हमारे पास मॉडल मैपर की कन्फिग बन चुकी है। तो अब ये मॉडल मैपर का जो बीन है स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा इसको, हमें इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है अब। तो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट कम हेयर टू द स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर। तो अपने आप ही मॉडल मैपर का जो बीन है यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है। देखो
कंस्ट्रक्टर लेवल डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वायर्ड एक्स कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है ना मैंने, तो अपने आप एक कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट रिपोजिटरी की भी और मॉडल मैपर की भी, क्योंकि दोनों के दोनों फाइनल है। अगर आप यहाँ पे फाइनल नहीं लिखोगे तो यहाँ पर इंजेक्शन नहीं होगा। मेक श्योर कि यहाँ पर फाइनल लिखा हुआ है, बिकॉज फाइनल लिखने के बाद ही ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट बनता है, राइट। अब क्योंकि ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है तो रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर भी अपने आप बन जाएगा और अपने आप ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा यहाँ पर मॉडल मैपर का भी। और अब आप इस मॉडल मैपर की हेल्प से स्टूडेंट को स्टूडेंट DTO में कन्वर्ट कर सकते हो बड़े आराम से। तो स्टूडेंट DTO इक्वल्स टू मॉडल मैपर डॉट मैप। इसके अंदर सिंपल एक मैप मेथड होता है जिसके अंदर आप बताओ सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। तो मेरा सोर्स है स्टूडेंट और इस स्टूडेंट को कन्वर्ट करना है आपको स्टूडेंट DTO के अंदर, बस खत्म बात। और अपने आप ये स्टूडेंट DTO बना देगा। इसको बस हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं सिंपली। क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में, भैया कि ये इसे पता कैसे चल रहा है कि मुझे कौन कौन से फील्ड को क्या क्या बनाना है। तो ये फील्ड नेम यूज़ करता है। देखो स्टूडेंट के अंदर आप जाओ और देखो फील्ड नेम क्या है, तो ID है लॉन्ग टाइप की, नेम है स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल है स्ट्रिंग टाइप का। तो मेक श्योर करो कि स्टूडेंट DTO के अंदर भी सेम फील्ड्स हैं। ID है लॉन्ग टाइप का, नेम है स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल है स्ट्रिंग टाइप का। तो ये इन सभी फील्ड्स को अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा, सो दैट आपको एक एक करके ये सब ना करना पड़े, राइट। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी वो चीज़ कर सकता हूँ, ये न्यू वगैरह हटा सकता हूँ यहाँ से, इसको हटाओ न्यू को, और यहाँ पे बोल दो मॉडल मैपर डॉट मैप दिस स्टूडेंट टू स्टूडेंट DTO डॉट क्लास। तो ये भी कन्वर्ट कर देगा, राइट। ये भी हमें स्टूडेंट DTO ला के देगा। तो ये मॉडल मैपर जो डॉट मैप मेथड जो है ये एक नया ऑब्जेक्ट ला के देता है इस क्लास का, स्टूडेंट DTO क्लास का। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अब हम गेट स्टूडेंट बाय ID भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो जरा चला के देखते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर को। यहाँ पर हमें मिलेगा स्टूडेंट DTO, ऑलराइट। तो लेट्स रन दिस। बट इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट विद ID होना भी चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो मैं काम करता हूँ इस डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट को बना लेता हूँ दोबारा से। तो राइट क्लिक, एडिट, ऐड रो, लेट्स ऐड 2 हेयर, anuj@gmail.com एंड देन समथिंग एल्स, और एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एडिट, ऐड अनदर रो, लेट्स ऐड 5 हेयर, b@gmail.com and bb and then hit save. make sure to hit save here. तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 रोज आ चुकी हैं, है ना। अब ये भी रन हो चुका है। यहाँ आते हैं और स्टूडेंट के बाद ID देते हैं, लेट्स से ID है हमारी 12। ये मैंने दिया तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट नहीं मिला, राइट, क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया होगा। और एरर आ भी गया, देखो स्टूडेंट नॉट फाउंड विद ID 12। ये वही एक्सेप्शन है जो हमने खुद थ्रो किया था, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन हमने खुद यहाँ से थ्रो किया था। देखो कि अगर मिल जाए इस ID का तब तो दे दो, अगर नहीं मिला और एल्स तो थ्रो कर दो, ये वाले एक्सेप्शन। अब अगर मैं यहाँ पर डालूंगा लेट्स से 2, तो मुझे मिल जाना चाहिए था, बट यहाँ पर एक एरर आ गया है। ये कह रहा है फेल टू इंस्टेंशिएट इंस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन स्टूडेंट DTO बिकॉज यहाँ पर उसके अंदर नॉन प्राइवेट आर्ग्यूमेंट है। तो बेसिकली दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट DTO के अंदर जाके आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी डाला हो, ठीक है। ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर तो ठीक है, एक नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी इसको चाहिए होता है, तभी ये काम करेगा। और उसके बाद आप इसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्टूडेंट DTO रिटर्न हो रहा है बेसिकली, और जो कि JSON में कन्वर्ट हो चुका है, ID 2 शिवम एंड ये सब। और एक और मैंने बनाया था ID 5 के साथ, वो भी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो गेट की जो हमने 2 API बनाई है वो काम कर रही हैं। एक तो है स्टूडेंट्स वाली जिसमें हमें दोनों स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, और एक गेट बाय ID भी बन गई है जिसके अंदर आप ID पास करो तो उस ID का स्टूडेंट हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से ये API बनती हैं। अब हम बनाएंगे फाइनली पोस्ट API, ठीक है, जिससे कि हम क्रिएट कर पाएँ। तो हमें ऐसे फर्जी तरीके से खुद आके डेटाबेस में क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम आएंगे अपनी कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर से स्टार्ट होता है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे आएंगे, हम बनाएंगे पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग बेसिकली पोस्ट मेथड वाली API बनाने के काम में आती है। आपकी जो रेस्ट API होती है ना, उसके अंदर कुछ कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मेथड टाइप, एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी, कुकीज़, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मेथड टाइप बेसिकली बताता है कि किस टाइप का ये मेथड है, कि बेसिकली सर्वर के ऊपर जाके ये मेथड क्या करने वाला है। तो पोस्ट मेथड बताता है कि देखो मैं क्रिएट करने काम में आऊँगा, ठीक है। तो पोस्ट मेथड की हेल्प से आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बताओगे पब्लिक स्टूडेंट DTO,
और अब यहाँ पर ना स्टूडेंट DTO रिटर्न नहीं करूँगा मैं, एक्चुअली यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्टूडेंट DTO। और इवन यहाँ पर भी मैं रिस्पॉन्स एंटिटी ही रिटर्न करूँगा। अब मैं आपको समझाऊंगा रिस्पॉन्स एंटिटी क्या होती है। रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ दिस, और यहाँ पर भी रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप स्टूडेंट DTO। भैया आपने रिस्पॉन्स एंटिटी क्यों लिख दिया यहाँ पे, पहले तो ठीक था, अब आपने रिस्पॉन्स एंटिटी लिख लिया। तो रिस्पॉन्स एंटिटी बेसिकली एक डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स टाइप है जिसके अंदर आप स्टेटस कोड भी बता सकते हो। जब भी आप HTTP रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो और REST API बना रहे हो तो वहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें बताना चाहते हो, राइट। आप बॉडी बताना चाहते हो, बॉडी ये है, आप साथ में बताना चाहते हो कि भाई देखो इसके अंदर स्टेटस कोड इसका ये था, HTTP स्टेटस कोड इसका ये था, राइट। तो रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर आप एक्चुअली ये सब चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। आप बॉडी बता सकते हो, आप स्टेटस कोड बता सकते हो, राइट। स्टेटस क्या था इसका, बॉडी कैसी थी, डिफरेंट चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो, और उसके लिए आप ये रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ करते हो मोस्टली। तो हम यहाँ पर यही यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। और क्योंकि ये गेट मैपिंग है तो गेट के अंदर अगर आपको सक्सेसफुली कोई चीज़ मिलती है तो आप 200 स्टेटस कोड रिटर्न करते हो, राइट। तो आप यहाँ पे आओगे, लिखोगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी स्टेटस। यहाँ पर आप स्टेटस बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू से HTTP स्टेटस डॉट ओके, जो कि होता है 200 स्टेटस कोड। डॉट बॉडी के अंदर आप बताओगे क्या रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ से हम रिटर्न करने वाले हैं स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो ये एक नया रिस्पॉन्स एंटिटी आपको बना के देगा जिसके अंदर आपको स्टेटस कोड भी मिल जाएगा। और स्टेटस कोड अगर आपको ओके रिटर्न करना है ना तो इसके लिए तो एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर कि आप रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और सीधा इसके अंदर डाल दो स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो ये जो ओके है ये डायरेक्टली ओके स्टेटस कोड ही रिटर्न कर देता है, 200 रिटर्न करता है हमेशा, ठीक है। सेम काम मैं करूँगा यहाँ पे भी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और इसके अंदर सीधा आप बॉडी डाल दो, ये हमारी बॉडी रहने वाली है। तो अभी भी सेम ही रिटर्न होगा, अभी भी रिटर्न टाइप में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ब्राउजर के अंदर सिर्फ बॉडी दिखाई देती है, लेकिन अब आपको स्टेटस कोड भी दिखाई देगा विच इज़ 200। और पोस्ट मैपिंग के केस में स्टेटस कोड शुड बी 201। अगर क्रिएट हुआ है कोई चीज़ तो स्टेटस कोड शुड बी 201, ठीक है। और ये स्टेटस कोड वगैरह अगर आपको देखना है तो स्टेटस HTTP स्टेटस के अंदर अगर जाएंगे ना तो यहाँ पर आप सारे के सारे स्टेटस कोड देख सकते हैं जो भी इंटरनेट के ऊपर वैलिड है। फॉर एग्जांपल ओके के अंदर 200 मिलता है आपको, क्रिएटेड के अंदर 201 मिलता है। अगर आप एरर वाले स्टेटस कोड देखेंगे विच इज़ 400 वाले, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। ये रहा 4 वाले सारे के सारे, 400 विच इज़ बैड रिक्वेस्ट, 404 विच इज़ नॉट फाउंड। तो ये सारे स्टेटस कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं HTTP स्टेटस डॉट क्लास के अंदर, जो कि आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम करने वाले हैं क्रिएट न्यू स्टूडेंट। तो अर्लियर तो हमने पाथ वेरिएबल लिया था, राइट। अब मुझे लेकिन पूरा का पूरा रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी चाहिए, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी चाहिए, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा @request body, ऑलराइट। और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मुझे एक अलग टाइप का DTO बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा ID पास करे। ID मैं नहीं चाहता लोगों से, क्योंकि स्टूडेंट हम अपने डेटाबेस के अंदर बना रहे हैं, तो मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए उनसे, ID तो मैं खुद ही बना लूँगा। तो उसके लिए मैं एक नया DTO बनाऊँगा, लेट्स कॉल इट ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लेंगे, इस तरीके से। बस यहाँ से हम ID हटा देंगे, ID नहीं चाहिए, ठीक है। तो डेटा हम चाहें तो ये दोनों भी हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मुझे चाहिए ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO, ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO। मैं चाहता तो देखो स्टूडेंट DTO भी ले सकता था यहाँ पर, राइट, लेकिन मैंने एक अलग DTO बनाया, क्योंकि मुझे स्टूडेंट DTO के अंदर तो ID भी मिल रही है। कोई हो सकता है ID पास कर दे फॉर्म के अंदर, है ना, मुझे ID नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एक अलग बनाया। और अब हम यहाँ से एक अलग मेथड कॉल करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर हम पास करेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट क्रिएट न्यू स्टूडेंट। और यहाँ पर हम पास कर देंगे यहाँ से जो भी हमें मिला है। अब ये वाला मेथड तो है नहीं हमारे पास, तो हमें ये मेथड बनाना पड़ेगा। ऑप्शन एंटर, क्रिएट दिस मेथड, एंड दिस मेथड इज सपोज टू रिटर्न अ स्टूडेंट DTO। इस मेथड का नाम है ये, और ये मेथड आपकी इनपुट में ये लेता है, ठीक है। और इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन एंटर,
इम्प्लीमेंट द मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम इस मेथड को अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट अब हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, राइट। तो इसके लिए भी हम स्टूडेंट रिपोजिटरी ही यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव। अब सेव करने के लिए यहाँ पे इसको एंटिटी चाहिए, एंटिटी ऑब्जेक्ट, मतलब स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटीओ का। तो मुझे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट और या फिर इसका नाम दे देते हैं हम न्यू स्टूडेंट इक्वल्स टू मॉडल मैपर डॉट मैप दिस ऐड डीटीओ टू दिस स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये वाली स्टूडेंट क्लास का, जिसके अंदर नेम और ईमेल तो होगा लेकिन आईडी नहीं होगी, राइट। तो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर बन चुका है, लेकिन ये अभी हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी हमारे जावा की मेमोरी के अंदर है, राइट, स्प्रिंग बूट की मेमोरी के अंदर है। तो इसको हमें डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, तो ये स्टूडेंट रिपोजिटरी की सेव मेथड वाली कॉल हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें ये न्यू स्टूडेंट ऐड कर देना है, तो ये स्टूडेंट हमारा डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। जब डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा तो हमें डेटाबेस के अंदर एडेड स्टूडेंट यहाँ पर मिल जाएगा, विच इज़ दिस स्टूडेंट, राइट। और हम यहाँ से इस स्टूडेंट को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न मॉडल मैपर डॉट मैप। ये जो हमें स्टूडेंट मिला है इसको लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट डीटीओ के अंदर, स्टूडेंट डीटीओ डॉट क्लास के अंदर। तो आप देखोगे जो स्टूडेंट हमें यहाँ से मिलेगा उसके अंदर एक्चुअली एक आईडी भी होगी, ऑलराइट। तो हमारे पास ये पूरी एपीआई बन चुकी है, इसको हम रन करेंगे, बट इससे पहले मैं ज़रा इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से हम इसको उड़ा देंगे एंड राइट क्लिक, एडिट एंड डिलीट करंट रो, हिट सेव, हिट रिफ्रेश जस्ट टू चेक। हाँ, हमारी दोनों रोज जा चुकी हैं। इसके बाद हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ से रीरन कर लेंगे। तो अब हमारे पास पोस्ट एपीआई भी रेडी है, लेकिन आप ब्राउज़र से पोस्ट एपीआई डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कोई ना कोई क्लाइंट चाहिए जिसके थ्रू आप एपीआई बना सको, एपीआई कॉल कर सको, विच इज ऑफ टाइप पोस्ट एपीआई। ये देखो कंट्रोलर के अंदर आप जाओगे तो ये पोस्ट मैपिंग है, और पोस्ट मैपिंग है, और साथ में यहाँ पर मैंने मैपिंग का यूआरएल भी नहीं बताया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश पे ही चला जाएगा, मुझे यहाँ पर बताना चाहिए। तो आई विल डू स्लैश स्टूडेंट्स। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये स्टूडेंट्स जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि ये जो स्टूडेंट कंट्रोलर है ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स को हैंडल करने के काम में आता है। तो आप चाहो तो ये बार बार रिपीट ना करने की बजाय एक ही जगह पे लिख दो, विच इज़ हेयर एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पर आप बता दो स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से हटा सकते हो हर जगह से, ठीक है, ऐसे। ये हर जगह लाने की जरूरत नहीं है, इवन ये वाला हो तो आप यहाँ से पूरा हटा सकते हो ऐसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स के ऊपर कोई जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, अगर स्टूडेंट्स के बाद आईडी पे जाएगा कोई तो वो यहाँ पर जाएगा, और अगर कोई पोस्ट मैपिंग में स्टूडेंट्स पे आता है वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही जैसे मैं बता रहा था कि हमें यहाँ पर कुछ क्लाइंट चाहिए जिसके थ्रू हम पोस्ट एपीआई कॉल कर सकें, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक बढ़िया सॉफ्टवेयर का, विच इज़ कॉल्ड पोस्टमैन, जो कि बहुत ही इंडस्ट्री वाइड यूज्ड है। पोस्टमैन जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड्स लीडिंग एपीआई प्लेटफॉर्म, और ये इंडियन प्लेटफॉर्म है बाय द वे, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो काफ़ी सही सिस्टम है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड फॉर फ्री, और उसके बाद इससे आप डायरेक्टली या तो ब्राउज़र में भी चला सकते हैं या फिर अपने डाउनलोड करके एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। तो विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स किसी के लिए भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो लेट मी जस्ट ओपन पोस्टमैन, और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे पोस्टमैन। तो ये मेरा पोस्टमैन है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बना रखी है, क्रिएट न्यू स्टूडेंट करके, लोकल होस्ट 8080, और यहाँ पर मैंने एक एपीआई भी लिखा हुआ है। ये एपीआई मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर लिख दो /API, राइट, या फिर आप अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आपको एक कंटेक्स्ट पाथ बताना पड़ेगा। देखो जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हो ना तो कंटेक्स्ट पाथ ही बताना पड़ता है। देखो टॉमकैट स्टार्टेड विद कॉन्टेक्स्ट पाथ ऑफ /। अगर आप चाहते हो कॉन्टेक्स्ट पाथ चेंज करना तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉन्फ़िगर इट हेयर। आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप कर दो सर्वर डॉट टॉमकैट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप बता दो /API लाइक सो। तो कॉन्टेक्स्ट पाथ हमेशा स्लैश से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि मैंने API बता दिया, बट आप यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है तो मैं यहाँ पर जरूर चाहता कि उस माइक्रो सर्विस का एप्लीकेशन नेम मैं यहाँ पर डालूँ, राइट। ऑर्डर सर्विस होती तो मैं यहाँ पर ऑर्डर सर्विस लिखता, मतलब अलग अलग तरीके से कॉन्टेक्स्ट पाथ होते हैं।
तो फिलहाल मैंने यहाँ पर API बता दिया है, तो हर API के आगे अपने आप ही /API अपने आप लग जाएगा। इट्स नॉट टॉमकैट, इट्स कॉल्ड सर्वलेट, server.servlet.context path, और सर्वलेट जो है वो फिर आपका डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो टॉमकैट स्टार्टेड विद कॉन्टेक्स्ट पाथ /API, ठीक है, तो इस बार /API के साथ स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन्स आई कैन नो लॉन्गर हिट दिस API विच आई वॉज एबल टू हिट अर्लियर। ये देख रहे हैं आप 404 नॉट फाउंड आ रहा है। अब आपको एक कॉन्टेक्स्ट पाथ भी लगाना पड़ेगा विच इज /API, उसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट्स, तो अब ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये एरर्स मिल रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स विद ID दिस इज नॉट फाउंड। और यहाँ पर देखिए एम्प्टी स्टूडेंट्स है, तो ये हमारा काम कर रहा है। तो जरा आते हैं पोस्ट API के अंदर, तो हमारे पास ये API है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन बतानी होगी जो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट के अंदर। तो अगर हम देखेंगे कंट्रोलर के अंदर, पोस्ट API के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए हमें, और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हमें चाहिए ये, जिसके अंदर नेम और ईमेल हो। तो रिक्वेस्ट बॉडी बताने का तरीका ये है कि आपने पोस्ट API बताई, उसके बाद बॉडी में गए और यहाँ से आप रॉ JSON बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो JSON के अंदर मैं बताऊँगा नेम, और नेम लेट्स से बना दिया मैंने अनुज कुमार शर्मा, और एक हो सकता है ईमेल बताने, ईमेल मेरा होगा anuj@gmail.com। तो ये मेरी API हो गई। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेंड। आप देखो अपने आप एक स्टूडेंट बन गया है जिसकी ID 1 आ गई है। ये ID मैंने नहीं बताई, ये ID अपने आप ही PostgreSQL बता रहा है, बिकॉज PostgreSQL के अंदर जो ID वाला फील्ड है ये ऑटो जनरेटेड है विद आइडेंटिटी। इसका मतलब अपने आप ही ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा। तो ये 1 ID अपने आप आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर एक और बनाऊँगा, लेट्स से शिवम, और यहाँ पे मैं कुछ और बताता हूँ एंड हिट सेंड। अब देखो ID अपने आप 2 आ चुकी है यहाँ पर, राइट। और अगर आप डेटाबेस के अंदर देखोगे स्टूडेंट को, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यू वुड सी कि नाउ वी हैव 2 स्टूडेंट्स जिनकी ईमेल ये है और नेम ये है, राइट। तो यहाँ पर हम पोस्ट API भी कर पाए हैं। और आप एक और चीज़ देखेंगे, 201 स्टेटस कोड भी आ रहा है यहाँ पर, है ना। 201 स्टेटस कोड भी आ रहा है। 201 स्टेटस कोड क्यों आया? क्योंकि आपने कंट्रोलर के अंदर बोला हुआ ऐसे कि HTTP स्टेटस कोड जो है वो क्रिएटेड है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें HTTP स्टेटस कोड जो है वो 201 दिखाई दे रहा है, बिकॉज क्रिएटेड का जो होता है कोड वो 201 होता है, राइट। तो इस तरीके से हम पोस्ट मैपिंग भी कर पा रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं डिलीट मैपिंग की, @delete मैपिंग। इसकी हेल्प से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रिक्वेस्ट मेथड होता है वो डिलीट होता है, तो पब्लिक। और यूजुअली हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं जब हम डिलीट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप वॉइड कर देते हैं एंड डिलीट स्टूडेंट। और यहाँ पर मुझे वो चाहिए स्टूडेंट की ID, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट की ID ले लूँगा पाथ वेरिएबल के अंदर इस तरीके से, और ये पाथ वेरिएबल मैं यहाँ पर ले लूँगा, पाथ वेरिएबल लॉन्ग ID। उसके बाद रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट नो कंटेंट डॉट बिल्ड। बट इससे पहले मुझे कुछ काम भी करना है, राइट। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट स्टूडेंट बाय ID, और यहाँ पर ये ID पास हो जाएगी, राइट। तो ये हम बना लेते हैं वापस, क्रिएट मेथड, और वॉइड रिटर्न टाइप है इसका डिलीट स्टूडेंट बाय ID, जिसके अंदर हमें ID मिल गई है स्टूडेंट की, हमें ये स्टूडेंट डिलीट करना है। तो हम अगेन इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे यहाँ पर, और ये वो मेथड है डिलीट स्टूडेंट बाय ID, तो यहाँ पर इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता भी है कि डेटाबेस के अंदर कि नहीं। अगर ये स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, राइट। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए एक तरीका है विच इज़ एग्जिस्ट। तो इफ स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय ID, अगर एग्जिस्ट करता है तब तो हम डिलीट करेंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहाँ से थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट बाय ID, और यहाँ पर हम ID पास कर देंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तब तो हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, अदरवाइज अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम डिलीट कर देंगे। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय ID, और यहाँ पर हम ID पास कर देंगे। तो ये अपने आप ये मेक श्योर करेगा कि डेटाबेस से डिलीट कर दे इस स्टूडेंट को, राइट। तो इसके बाद ज़रा इसे रन करते हैं, लेट्स सी कि हमारी डिलीट मैपिंग काम कर रही है कि नहीं। तो अभी हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं विद ID 1 एंड विद ID 2 इन द डेटाबेस, राइट। हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। अब जरा डिलीट मैपिंग पे जाते हैं। दिस इज़ अ डिलीट मैपिंग। यहाँ पर बस हमें रिक्वेस्ट टाइप को, रिक्वेस्ट मेथड को हमें डिलीट पर लेके आना है,
और फिर हम यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी बताएंगे। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी बताऊंगा, लेट्स से /1 और लेट्स से /100 बताते हैं एंड हिट सेंड। तो यहाँ पर हमें एरर मिल गया 500 इंटरनल सर्वर एरर। बेसिकली हमारे यहाँ पर ही एरर आ चुका है। देखो, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट विद ID 100। तो अब डालते हैं यहाँ पर लेट्स से ID1, हिट सेंड। तो अब ये देखो डिलीट हो चुका है और वी आर गेटिंग 204 नो कंटेंट। तो जब आप डिलीट के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करते तो 204 नो कंटेंट डालोगे, और अगर आप कुछ रिटर्न करते हो तो उस केस में आप 200 स्टेटस कोड रिटर्न करोगे और ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करोगे। तो जब आप कुछ रिटर्न नहीं करते तो 204, मतलब कुछ बॉडी रिटर्न नहीं करते तो, और अगर आप कुछ बॉडी रिटर्न कर रहे हो तो उस केस में आप 200 डालोगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट विद ID1 हैज़ बीन डिलीटेड नाउ एंड वी कैन एक्चुअली चेक इट इन द डेटाबेस एज वेल। हिट रिफ्रेश, देखो स्टूडेंट विद ID1 इज गॉन, है ना, और अब यहाँ पे स्टूडेंट विद ID2 ही बचा है। तो इस तरीके से हमारी डिलीट मैपिंग भी काम करती है। तो हमने देखा गेट और पोस्ट और डिलीट। अब इसके बाद हम देखेंगे पुट और पैच मैपिंग। दोनों डिफरेंट होती है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो जरा बात करते हैं पहले पुट मैपिंग की। तो पुट मैपिंग बोलता है भाई देखो, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा चेंज करना है डेटाबेस के अंदर, तो उस केस में आप पुट मैपिंग यूज़ करोगे। वहीं पे अगर आपको कोई पार्शल चेंज करना है, कुछ पार्शल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो उस केस में आप पैच मैपिंग यूज़ करोगे। पैच काम में आता है कुछ छोटा सा पैच लगाने के, कुछ छोटा सा चेंज करने के। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूरा ऊपर स्टूडेंट चेंज करना है, ID1 के लिए पूरा स्टूडेंट को मॉडिफाई करना है, तो उस केस में आप पुट यूज़ करोगे कि पहले अनुज नाम का स्टूडेंट था, अब एक नया स्टूडेंट आ गया शिवम नाम का, तो पूरा सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, तो उस केस में पुट मैपिंग यूज़ करोगे। वहीं पे अगर आपका सपोज करो अनुज स्टूडेंट के नाम में ही आपको बस उसकी ईमेल मॉडिफाई करनी है, तो उस केस में आप पैच मैपिंग यूज़ करोगे। ये आपका स्टैंडर्ड कहलाता है, राइट। मैं यहाँ पर पहला पुट मैपिंग बनाता हूँ, पुट मैपिंग। और यहाँ पर हमें बताएंगे कि हमें कौन सा स्टूडेंट को अपडेट करना है। तो यहाँ पे पहले हम ID पास करेंगे, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप स्टूडेंट DTO, अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पर हम पाथ वेरिएबल ले लेंगे @path वेरिएबल लॉन्ग ID। साथ में मुझे रिक्वेस्ट बॉडी भी चाहिए होगी जो कि बताएगी कि स्टूडेंट को इस तरीके से अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर लूँगा रिक्वेस्ट बॉडी, और मैं ऐड रिक्वेस्ट DTO वाले ले लेता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट DTO। दिस विल मेक श्योर कि मैं ID नहीं ले रहा, है ना, और इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो नेम या ईमेल, और इस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को अपडेट कर दूंगा। तो स्टूडेंट रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पर हम ID पास करेंगे और साथ में ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। उसके बाद हमें ये मेथड भी बनाना है, तो ऑप्शन एंटर, क्रिएट दिस मेथड, जो रिटर्न करेगा स्टूडेंट DTO, जो कि ID लेगा स्टूडेंट की जिसको हमें अपडेट करना है, और साथ में जिस चीज़ से अपडेट करना है वो ऑब्जेक्ट भी ले लेगा। और अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे, ऑप्शन एंटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि ये स्टूडेंट एग्जिस्ट करता भी है जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हो इस ID के थ्रू। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम ये एग्जिस्ट बाय ID की जगह विल यूज़ अनदर थिंग विच इज़ दिस स्टूडेंट, जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ID और एल्स थ्रो। तो अगर देखो आपको स्टूडेंट मिल गया तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, राइट। तो ये वाला काम तो यहाँ पर हैंडल हो गया। अब सपोज करो आपको स्टूडेंट मिल गया जो कि आपको अपडेट करना है, तो उसके बाद आपको इसको अपडेट करना है, राइट। तो इसके लिए हम मॉडल मैपर यूज़ करेंगे, अगेन मॉडल मैपर डॉट मैप, और क्या करो कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपका सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन के अंदर आप डाल दो किस स्टूडेंट को। तो यहाँ पर दो चीज़ें डाल सकती हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हो या फिर यहाँ पर आप टाइप डाल सकते हो, क्लास टाइप, राइट। अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट डालोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी फील्ड्स होंगे वो इसके अंदर अपडेट हो जाएंगे, राइट। तो अगर इसके अंदर नेम और ईमेल है और यहाँ भी नेम और ईमेल है, तो वो नेम और ईमेल यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। अगर यहाँ सिर्फ नेम है तो वो नेम यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अब अपडेट हो चुका होगा, राइट। और उसके बाद हमें इसको सेव कर लेना है, तो स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव दिस स्टूडेंट and this will give us a new student, तो I can directly take it in this variable only like this। और मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है DTO, तो रिटर्न मॉडल मैपर डॉट
मैप दिस न्यूली क्रिएटेड स्टूडेंट और अपडेटेड स्टूडेंट टू अ स्टूडेंट DTO। आई थिंक ये पूरा समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सारा सारा कोड। पहले हमने चेक किया कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, अगर करता है तो ही आगे बढ़ेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी पैरामीटर से आपको अपडेट करना है उन सभी फील्ड्स को लिया और इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया जो पहले से डेटाबेस के अंदर था, और अब इस नए ऑब्जेक्ट को आपने डेटाबेस के अंदर वापस सेव कर लिया। तो बेसिकली उस स्टूडेंट को आपने अपडेट कर दिया और उसके बाद आपने रिटर्न कर दिया वही ऑब्जेक्ट। तो आप जरा इसे रन करते हैं एंड देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो दिस इज़ कॉल्ड द पुट मैपिंग। तो पुट मैपिंग के लिए हम जाएंगे अपने वापस पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पर इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, and this is a put mapping, not a patch mapping. This one is a put mapping and this is a put or update a student, hit save। तो अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर देखते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट तो है जिसकी ईमेल आईडी हमें थोड़ी ख़राब लग रही है, इसका नाम है शिवम शर्मा, राइट। मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं आऊँगा यहाँ पर स्टूडेंट विद ID 2 मुझे अपडेट करना है। तो मैं बॉडी में जाऊँगा और उसके बाद मैं बोलूँगा भाई देखो तुम्हारी जो ईमेल है वो मुझे अपडेट करनी है। एक्चुअली मुझे सिर्फ ईमेल अपडेट नहीं करनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ द पुट मैपिंग। पुट मैपिंग के अंदर मुझे सब कुछ अपडेट करना चाहिए, तो मैं पूरा का पूरा स्टूडेंट ही अपडेट कर दूंगा। तो पहले शिवम शर्मा था, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे गौरव, लाइक दिस। और मैं इसका नेम भी चेंज करना चाहूँगा, और सॉरी दिस वॉज द नेम एंड दिस वुड बी ईमेल, लाइक सो। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट विद ID 2 को ढूंढेगा और उसको पूरा का पूरा अपडेट कर देगा बिकॉज दिस इज द पुट मैपिंग विच इज सपोज टू अपडेट द होल थिंग। तो नाउ आई विल हिट सेंड और देखो ये अपडेट हो चुका है। देखो ID अगेन 2 ही है, तो नया स्टूडेंट नहीं बना है, पुरानी स्टूडेंट ही अपडेट हुआ है। और जरा जाके देखते हैं डेटाबेस के अंदर, हिट रिफ्रेश, तो ये देखोगे आप कि स्टूडेंट विद ID 2 हैज़ बीन अपडेटेड, राइट। तो इस तरीके से हमारा पुट मैपिंग काम करता है जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के काम में आता है। पैच मैपिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। पैच मैपिंग के अंदर आप कुछ फील्ड्स को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल अपडेट करने के काम में आता है पैच मैपिंग। तो जरा आप पैच मैपिंग को समझते हैं कैसे काम करता है। और पैच मैपिंग को बनाना अलग अलग तरीके से पॉसिबल है, मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है वो। आप मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हो पैच मैपिंग बनाने के लिए। हो सकता है कि आप अलग अलग मेथड बनाओ। फॉर एग्जांपल एक पैच मैपिंग का मेथड आपने बनाया जस्ट टू अपडेट द ईमेल आईडी, जिसका नाम होगा अपडेट ईमेल, ठीक है, उसका एंड पॉइंट अलग है। और अपडेट नेम, उसका एंड पॉइंट अलग है। तो इस तरीके से आप अलग अलग एंड पॉइंट बना सकते हो जस्ट टू अपडेट डिफरेंट फील्ड्स। इस तरीके से भी आप पैच मैपिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक ही पैच मैपिंग बना सकते हो, जो कि मैं आपको बताता हूँ। पैच मैपिंग, और इसके अंदर हम बताएंगे ID। और एक्चुअली मैं ये पूरा का पूरा कॉपी करना चाहूँगा, पेस्ट इट हियर। ये हो जाएगा अपडेट पार्शियल स्टूडेंट, जहाँ पर हमें ID मिल जाएगी। और मैं इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पर लूँगा एक मैप ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एंड इसको बोलते हैं हम अपडेट्स। तो जैसे भी इसको अपडेट्स करने हैं, एंड दिस शुड बी स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये आपका की वैल्यू पेयर बना देगा। की तो है ये स्ट्रिंग, और वैल्यू है जो भी आपको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल नेम ये बनाना है, ईमेल कुछ और बनाना है। तो इस तरीके से अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम करेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट पार्शियल स्टूडेंट। यहाँ पर हमने ID डाली और अपडेट्स डाल दिए, ठीक है। तो अब हमें ये मेथड भी बना लेना चाहिए। तो क्रिएट दिस मेथड जो कि ID लेता है और मैप लेता है, और इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे हम यहाँ पे। ऑप्शन एंटर, इम्प्लीमेंट द मेथड्स, इम्प्लीमेंट इट हियर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगेन सबसे पहले चेक करूँगा स्टूडेंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, राइट। तो उसके लिए तो सेम यही वाला चेक है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, स्टूडेंट मिल गया। एग्जिस्ट नहीं करता तो थ्रो कर दो एक्सेप्शन की स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हो। इसके बाद मैं सभी अपडेट्स के अंदर जाऊँगा, अपडेट्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे सारे फील्ड। तो फील्ड एंड वैल्यू, इन सभी को लिया मैंने। और अब मैं इन सभी फील्ड्स के हिसाब से यहाँ पर स्विच केस लगा सकता हूँ। स्विच ऑन द फील्ड, और केस हो सकता है फॉर एग्जांपल आपको नेम अपडेट करना है सिर्फ। अगर सिर्फ नेम अपडेट करना है तो उस केस में हम यहाँ पर जो स्टूडेंट है
इसका नेम अपडेट कर देंगे स्टूडेंट डॉट सेट नेम टू दिस वैल्यू, राइट। और ये वैल्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कास्ट टू स्ट्रिंग लाइक दिस। कि अगर आपको नेम अपडेट करना है तो इस तरीके से नेम अपडेट कर लो, राइट। और इसके बाद आपका केस हो सकता है कि अगर आपको ईमेल अपडेट करना है तो स्टूडेंट डॉट सेट ईमेल वैल्यू, राइट। इसको भी स्ट्रिंग में कर लेंगे कन्वर्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल्ड फैशन में अपडेट कर सकते हो और हर एक केस को आप अलग अलग लिख सकते हो, राइट। और इनके अंदर कुछ अगर एक्स्ट्रा कंडीशंस लगानी है, मतलब कि चेक करते टाइम चेक करना है कि जिस नेम से आप अपडेट कर रहे हो ये नेम वैलिड भी है कि नहीं है, या फिर जिस ईमेल से आप अपडेट कर रहे हो वैलिड भी है कि नहीं है, तो वो सारे चेक्स आप यहाँ लगा सकते हो, राइट। आप चेक कर लो कि ये जो वैल्यू मिल रही है इज दिस अ वैलिड ईमेल एंड ओनली देन सेट इट, अदरवाइज थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम हियर, राइट। तो इस तरीके से आपने अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को अपडेट कर लिया। अदरवाइज आप यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगा सकते हो कि कुछ आप ऐसा अपडेट करना चाहते हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन फील्ड इज नॉट सपोर्टेड। तो इस तरीके से हमने अपडेट कर लिया पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमें इसे सेव भी करना होगा, तो उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों लाइंस कॉपी कर लेता हूँ कि हमने पहले स्टूडेंट को सेव किया डेटाबेस के अंदर और उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया मॉडल मैपर की हेल्प से एक स्टूडेंट डीटीओ, दैट्स इट। ऑलराइट, तो इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं, बट आई थिंक आई एम गेटिंग सम एरर्स हियर। इट शुड बी फाइनल। ओके, सो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को इस तरीके से अपडेट कर रहा हूँ विच आई शुड नॉट डू, बिकॉज आप लैम्डा के अंदर कोई भी अपडेट करते हो तो ये स्टूडेंट जो है वो फाइनल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट बना लेते हैं और सेव्ड स्टूडेंट बना लेते हैं, स्टूडेंट सेव्ड स्टूडेंट, और ये सेव्ड स्टूडेंट यहाँ पर रिटर्न करते हैं और इसको अब जरा रन कर लेते हैं। तो हमारी पैच मैपिंग भी यहाँ पर काम करनी चाहिए। बेसिकली हम किसी किसी फील्ड को अपडेट कर पाएंगे। तो जरा जाते हैं पैच मैपिंग के अंदर। तो सपोज आई नाउ हैव अ स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट डू आई हैव राइट नाउ। रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये स्टूडेंट है गौरव शर्मा नाम का। मुझे इसकी ईमेल आईडी अपडेट करनी है, तो मैं आऊँगा, गौरव की आईडी बताई यहाँ पर, और मुझे इसकी ईमेल अपडेट करनी है, तो मैं सिर्फ ईमेल बताऊँगा यहाँ पे, और कुछ बताने की नीड नहीं है। ईमेल बताया और यहाँ पर लिख देते हैं गौरव न्यू @gmail.com, और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग में आएगा आपका इस तरीके से। तो गौरव न्यू @gmail.com बता दिया हमने। अब और यहाँ पर करते हैं सेंड। आई एम गेटिंग एन एरर हेयर, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एरर आई एम गेटिंग। फील्ड इज नॉट सपोर्टेड लिखा आ रहा है बिकॉज ईमेल नहीं मिला इसे। एक सेकेंड, फील्ड इज नॉट सपोर्टेड एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने केसेस तो लगा दिए लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं लगाई यहाँ पे, तो ब्रेक लगा देना चाहिए हमें हर एक के बाद, एंड ये डिफ़ॉल्ट है। तो अब हमारे पास वो एरर नहीं आना चाहिए। अर्लियर क्या होता है कि वो तीनों के तीनों केसेस रन हो रहे थे, राइट, तो दैट वाज एन इशू जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट में चला जा रहा था। अब हम नहीं आएंगे डिफ़ॉल्ट में, तो अब जरा ईमेल चेंज करते हैं इसकी, सेंड, और अब देखेंगे आप इसकी ईमेल अपडेट हो चुकी है, राइट, ये नया ईमेल आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम सेव रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर नई ईमेल दिखेगी, राइट। और अगर मुझे सिर्फ इसका नेम अपडेट करना है तो आई कैन डू दैट एज वेल। नेम अगर मुझे करना है लेट्स से GAURAV, जो कि एक्चुअली इसका किया गया था कॉलेज में, ये मेरा छोटा भाई है और इसका नेम इसने गलत लिखवा दिया था। नेम और ईमेल भी चेंज कर देते हैं, गौरव 1 2 3। जरा चेक करते हैं हम दोबारा से, हिट सेंड। तो हम दो फील्ड्स चेंज करना चाह रहे थे और दोनों फील्ड्स यहाँ पर देखो अपडेट हो चुके हैं, राइट। और ज़रा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर दोनों फील्ड अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी पैच मैपिंग काम करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पैच मैपिंग और पुट मैपिंग में डिफरेंस क्या है। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। पुट मैपिंग बेसिकली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट करने का काम आती है, और पैच मैपिंग के अंदर सिंपल एक छोटा सा पैच अगर आपको करना है, मतलब कोई फील्ड आप बता सकते हो जब अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये वाला तरीका यूज़ किया है जिसके अंदर मैं एक फील्ड के अंदर जा रहा हूँ, बट ये थोड़ा कम्बरसम हो सकता है किसी किसी केस में, जब जहाँ पे आपको बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अपडेट करना है तो बहुत सारे केसेस लगते हैं वहाँ पे, राइट। तो उस केस में आप एक रिफ्लेक्शन वाला तरीका होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जावा के अंदर कंसेप्ट होता है रिफ्लेक्शन, जिसमें आप फील्ड नेम के हिसाब से किसी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। बट उसमें इश्यूज़ ये हैं कि आपको फुल कंट्रोल नहीं मिलता है हर एक फील्ड के ऊपर, राइट। अब जैसे मुझे यहाँ पर फुल कंट्रोल है कि मुझे नेम अगर अपडेट करना है तो नेम को वैलिडेट भी करना है मुझे अच्छे से,
या फिर ईमेल को कैसे वैलिडेट करना है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं सबको वैलिडेट करने के, राइट। तो वहाँ पर इस स्विच केस वाला तरीका जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर ये सारी मैपिंग्स देख ली हैं। अब फाइनली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वैलिडेशन कैसे काम करती है। तो फॉर एग्जांपल अभी हो क्या रहा है कि कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइप की इनपुट डाल सकता है हमारे स्प्रिंग बूट MVC आर्किटेक्चर के अंदर, राइट। हमारी APIs तो बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी आ सकता है और ईमेल किसी भी टाइप की बता सकता है, राइट। हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा चेक करने का। फॉर एग्जांपल कोई आएगा बोल देगा 123.com विच इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल, लेकिन अभी भी अगर आप सेंड करोगे तो ये देखो अपडेट हो चुका है, जबकि ईमेल तो वैलिड ही नहीं है। तो ये एक इशू है, और इसके लिए स्प्रिंग बूट के अंदर ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन, जो कि आपको pom.xml में लेके आनी है पहले तो यहाँ पर जाएंगे, एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। लेट मी जस्ट कॉपी दिस डिपेंडेंसी एंड पेस्ट इट अगेन, और मैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की जगह बोल दूंगा स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन, ठीक है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन डिपेंडेंसी मेवन को कर देंगे रीबिल्ड। अब ये स्टार्टर वैलिडेशन हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हमें जाना है अपडेट वाले DTO के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस वन ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO, और हमें बोलना है भाई देखो जो ईमेल है ना, ईमेल को आपको वैलिडेट करना है पहले, राइट। तो यहाँ पे मैं आऊँगा @ लिख दूंगा @email, और ये ईमेल कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा जकार्ता वैलिडेशन कंस्ट्रेंट से, ठीक है, जकार्ता वैलिडेशन कंस्ट्रेंट। और यहाँ पर हमें मिल रखा है फिलहाल के लिए एक ईमेल, बट अगर आप इस पैकेज में जाओगे तो आपको दिखेंगे और भी बहुत सारे तरीके हैं वैलिडेट करने की चीज़ों को, कि ये ईमेल है क्या, ये डिजिट होनी चाहिए, ये डेट फ्यूचर की होनी चाहिए, मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकता है, ये मिनिमम यहाँ तक जा सकता है, नॉट एम्प्टी, नॉट ब्लैंक, पास्ट की डेट होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, साइज़ ये होना चाहिए। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं भाई ईमेल तो रिक्वायर्ड फील्ड है, बिना ईमेल के काम नहीं चलेगा, तो आप बोल दोगे @नॉट ब्लैंक, और यहाँ पर आप मैसेज भी डाल सकते हो, मैसेज इक्वल्स टू ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आपको स्टूडेंट ऐड करना है तो ईमेल उस टाइम पर रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली आप यहाँ पर नेम में बता सकते हैं @नॉट ब्लैंक, मैसेज में नेम इज़ रिक्वायर्ड, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको बताना है कि भाई नेम जो है उसका साइज़ क्या रहना चाहिए, तो @size बता सकते हैं आप। इसके अंदर आप मिन और मैक्स बता पाएंगे, तो मिन इक्वल्स टू लेट्स से एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स हमें चाहिए, मैक्स आप बता सकते हैं एटलीस्ट मैक्स 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर आप मैसेज बता सकते हैं कि नेम शुड बी ऑफ लेंथ 3 to 30 कैरेक्टर्स। आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम वैलिडेशन बता सकते हो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, या फिर आप चाहो तो अपनी कस्टम एनोटेशंस भी बता सकते हो। और ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा अपने स्प्रिंग बूट पेड कोर्स के अंदर, विच इज स्प्रिंग बूट 0 to 100, जिसके अंदर आप जाके इनरोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से फुली एक्सप्लेन्ड है वहाँ पर। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए हमने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब अगर आपको ये चीज़ें चलानी है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर, अगेन स्टूडेंट कंट्रोलर, और जहाँ भी आपने ये यूज़ किया, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने यूज़ किया है ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO, ये पोस्ट मैपिंग के अंदर आपने यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पर आके आपको डालना पड़ेगा @valid एनोटेशन भी, @valid एनोटेशन अगेन कम्स फ्रॉम जकार्ता वैलिडेशन, राइट। तो @valid एनोटेशन बोलेगा कि ठीक है, पोस्ट मैपिंग बनाते टाइम पहले मैं वैलिडेट करूँगा इस इनपुट को अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन दैट यू हैव पुट हेयर, एंड ओनली इफ दिस इनपुट कम्स आउट टू बी वैलिड, तभी मैं इसको अंदर जाने दूंगा इस कोड के अंदर, अदरवाइज मैं इसको कंट्रोलर लेयर के अंदर भी नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोलर हैंडलर मैपिंग ही बोलेगा कि मैं पहले चेक करूंगा इसको, इस ऑब्जेक्ट को, कि ये वैलिड है कि नहीं है, और मुझे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट वैलिड है तभी मैं इसको अंदर जाने दूंगा कंट्रोलर के अंदर, अदरवाइज मैं ऊपर ही ऊपर से इसको हटा दूंगा, एरर दे दूंगा, ठीक है। मैं ज़रा चेक करके बताता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स हिट रन, और अभी हमने पोस्ट मैपिंग के लिए अपडेट किया है, तो पोस्ट मैपिंग पे जाते हैं हम, क्रिएट न्यू स्टूडेंट करने का ट्राई करते हैं, और मैं नेम गलत बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेम मैंने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का बताया है। हिट सेंड, यहाँ देखो 400 बैड रिक्वेस्ट एरर अपने आप आ गया, राइट। ये 400 बैड रिक्वेस्ट एरर हमें इस वैलिडेशन जकार्ता वैलिडेशन API नहीं दिया है, और आप एरर पढ़ सकते हैं। एरर बोल रहा है, ये काफ़ी लंबा एरर आया, लेकिन कह रहा है नेम शुड बी ऑफ लेंथ 3 to 30 कैरेक्टर्स, राइट। तो इसने चेक किया, इसने बोला भाई जो आप नेम डालने का ट्राई कर रहे हो वो छोटा है, आप ज़रा चेंज करते हैं इसको, लेट्स मेक इट शिवम, बट इस टाइम मैं ईमेल पास नहीं करता इसके अंदर। हिट सेंड, अगेन एरर आ गया, बट इस टाइम दूसरा एरर है, कह रहा है
ईमेल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ईमेल रिक्वायर्ड है, राइट। अब ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे, लेकिन वैलिड ईमेल नहीं डालते हैं, सेंड करते हैं, अगेन बैड रिक्वेस्ट एरर। अब एरर आ रहा है, मस्ट बी अ वेल फॉर्म्ड ईमेल एड्रेस। तो इस टाइप से अलग अलग एरर आएंगे, और जब तक आप इसके अंदर एकदम ठीक चीज़ नहीं डालोगे ना, तब तक ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो shivam@, ये सब डालोगे अगर आप, तो नाउ दिस विल वर्क, ठीक है। इस टाइम ये काम कर गया। तो इस तरीके से आपकी वैलिडेशन काम करती है। और अब देखोगे आप कि यहाँ पे पोस्ट मैपिंग हो चुका है और ये इंसर्ट हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर, राइट। तो ये क्वेरी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, हाइबरनेट ने जो क्वेरी जनरेट करी थी। तो इस तरीके से हमने APIs देखी, पूरी की पूरी CRUD एप्लीकेशन बनाया हमने बनाई क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, पुट और पैच को अलग अलग सीखा हमने। साथ में मॉडल मैपर को समझा कैसे काम करता है, साथ में डेटाबेस को ऐड किया हमने अपने इस कोड के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हमने इस कोड के अंदर सीखी हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी APIs बना सकते हो। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने वैलिडेशन सीखा, बट वैलिडेशन के अंदर एडवांस वैलिडेशन होते हैं। इसके बाद ही डेटाबेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमने सिंपल क्वेरीज देखी हैं जिसके अंदर हम गेट कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, पुट कर पा रहे हैं। बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी है तो वो कैसे लिखी जाए डेटा JP के अंदर, तो ये सब चीज़ें आप हमारे कोर्स के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। और साथ में मैं भी यूट्यूब के ऊपर ही और भी वीडियोस ला रहा हूँ फ्यूचर के अंदर, जिनके अंदर मैं ये और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना। अगर कुछ भी डाउट कहीं भी आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, आई विल हेल्प यू एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन। बाय बाय।